हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए गन शॉट के साथ में। थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री में 8 यूनिट हैं, जिनमें से 4 यूनिट के गन शॉट पढ़ चुके हैं। आज यूनिट नंबर 6 और 7 इस एक गन शॉट में कवर कर रहे हैं। कल मेरे भाई जो बची हुई 2 यूनिट हैं वो कवर हो जाएंगी और पूरी थर्ड सेमेस्टर की केमिस्ट्री कल शाम तक खत्म हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस यूनिट के अंदर ये जो 2 यूनिट, ये जो गन शॉट है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या होती है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होती है, एलएस कपलिंग क्या है, कीलेट्स क्या है, और ये सारे पेपर के अंदर भैया लॉन्ग में आते हैं। तो कह सकते हैं आज का ये अकेला गन शॉट कठिन लगेगा, पढ़ने में दिक्कत लगेगी, लेकिन ये पूरा गन शॉट अगर आप देखते हो तो कम से कम 30 से 40 नंबर इस अकेली वीडियो से आप बना सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भाई, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होती है। तो हमने आपको पिछले गन शॉट में बताया था कि जो इस तरीके के कंपाउंड होते हैं K4 FeCN का होल ऑफ 6, इन्हें हम लोग कहा करते थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उप सह संयोजक यौगिक। इनमें बाहर वाला सिंपल आयन होता था, ये CMA होता था, जो ब्रैकेट के अंदर लिखा होता था ये लिगैंड होता था। तो इस तरीके के जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इनकी स्ट्रक्चर को बताने के लिए बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को दिया गया। यानी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को पॉलिंग ने प्रस्तुत किया। इस थ्योरी का यूज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को समझाने के लिए किया गया। यानी बीबीटी का काम था कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या है, इन्हें वो समझाए। कैसे समझाया इन्होंने? तो इन्होंने कहा कि जो सेंट्रल मेटल आयन है या जो सेंट्रल मेटल एटम है, हमने आपको बता रखा है कि ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ, मान लिया FeCN का होल ऑफ 6, तो ये जो ब्रैकेट में लिखा है ये तो लिगैंड है, और ये सेंटर में लिखा होता है इसे कहते हैं CMA। तो इन्होंने कहा सेंट्रल मेटल जो आयन होता है, इसके पास कुछ खाली ऑर्बिटल होते हैं। ठीक, ये ऑर्बिटल लिगैंड के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन से ओवरलैप करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेते हैं। यानी इनके पास खाली ऑर्बिटल हैं, इनके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इनके खाली ऑर्बिटल के पास जाते हैं और दोनों आपस में मिलकर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं भैया। ठीक है, अरे बॉन्ड कैसे बनेगा कि भैया एक के पास कुछ है, एक के पास को कुछ चाहिए, तो दोनों, इनके पास खाली ऑर्बिटल है, इनके पास इलेक्ट्रॉन है, अपने इलेक्ट्रॉन इन्होंने डोनेट किए और बन गया कोऑर्डिनेशन बॉन्ड भाई। ठीक है, जब कभी भी बॉन्ड बनता है तो बॉन्ड बनाने से पहले मेटल आयन के ऑर्बिटल्स मिक्स होकर हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेते हैं। यानी अगर मान लिया जो सेंट्रल मेटल आइटम है उसके पास 1 और 2 3 मान लिया ऑर्बिटल है, एक s ऑर्बिटल है, 3 p ऑर्बिटल हैं, तो ये ऐसे ही डायरेक्ट s और p लेके नहीं जाएंगे, क्योंकि इन्हें लगेगा यार इनके घर में टूट पड़ गई है, एक s आ रहा है, एक p आ रहा नहीं। बोले ऐसा करो, एक s है, 3 p है, सब लोग मिलोगे तो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4, ये sp हो गया। बोले चारों ऑर्बिटल आपस में मिल के जाएंगे। तो जब भी इनके पास खाली ऑर्बिटल होते हैं तो ये बॉन्ड बनाने से पहले सारे ऑर्बिटल्स को मिलाकर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेते हैं। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल सेम एनर्जी के होते हैं, क्योंकि हमेशा ऑर्बिटल्स वही आपस में मिलेंगे जिनकी एनर्जी लगभग सेम होगी। तो भैया जितने भी सेंट्रल मेटल आइटम होते हैं ये कहते हैं कि हम जुड़ेंगे लिगैंड से, लेकिन टुकड़ों में नहीं जुड़ेंगे कि s जा रहा है, p जा रहा है, नहीं। बोले मेरे जितने ऑर्बिटल हैं हम सब इकट्ठा करेंगे, एक साथ बनाएंगे, सेम एनर्जी लेके तब जाएंगे और कहेंगे कि भैया देखो मेरे पास इतने खाली ऑर्बिटल हैं और हम बॉन्ड बनाने के लिए तैयार हैं। ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन पर डिपेंड करती है। हाइब्रिडाइजेशन जैसा होगा वैसी ही उसकी आकृति होगी। जैसे अगर हाइब्रिडाइजेशन है sp3 तो आकृति होगी टेट्राहेड्रल। जैसे एक एग्जांपल हमने लिख दिया है NiCO का होल ऑफ 4, ये समचतुष्फल की आकृति दिखाता है। जैसा हाइब्रिडाइजेशन होगा, मान लिया ये Ni आ जाएगा, ये CO आ गया, ये CO आ गया, ये CO आ गया, ये CO आ गया, और इस तरीके की जो आकृति बनती है इसे हम लोग कहते हैं समचतुष्फल की यानी टेट्राहेड्रल। ठीक है, ऐसे ही DsP2 अगर संकरण है तो स्क्वायर प्लेनर होगी, NiCN का होल ऑफ 4 डबल नेगेटिव हो जाएगा। D2sp3 है तो इनर ऑर्बिटल होगा मेरे भाई ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। CONH3 का होल ऑफ 6 ट्रिपल पॉजिटिव इसका उदाहरण है। sp3d2 अगर होगा तो आउटर ऑर्बिटल होगा, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। COF6 ट्रिपल नेगेटिव इसका उदाहरण है। तो आप कुछ 2-3 उदाहरण लिख दोगे। और चौथा पॉइंट जो कि आखिरी है, इन्होंने बताया यदि इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होंगे, पेयर्ड माने जोड़े में, एक दूसरे के प्रति, हम दोनों पेयर हैं, हम लोग जोड़े में हैं, तो जब एक दूसरे के प्रति तो उन्हें प्रतिचुंबकीय कहते हैं, और बिना जोड़े के हो तो उन्हें अनुचुंबकीय कहते हैं। इंग्लिश में कहें तो जब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, डाई यानी जोड़े में होते हैं, तो उसे डायामैग्नेटिक कहते हैं, और अगर अनपेयर्ड होते हैं तो उसे पैरामैग्नेटिक कहते हैं। ठीक है,
कुछ लिमिटेशंस रही इस थ्योरी की। क्या थी? ये कलर को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो कलर शो कर रहे हैं, क्या कलर शो कर रहे हैं, कितने कलर शो कर रहे हैं और क्यों शो कर रहा है ये नहीं बता पाए। कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी का रीजन भी ये नहीं बता पाए कि कोई भी कॉम्प्लेक्स क्यों स्टेबिलिटी शो कर रहा है, कितना स्टेबल है ये नहीं बता पाए। और साथ ही साथ क्वांटिटिव मैग्नेट जो मूवमेंट है, मैग्नेटिक मूवमेंट को भी ये नहीं समझा पाए, चुंबकीय आघूर्ण को नहीं समझा पाई ये थ्योरी। और जब ये सब गलतियां हो गई, ये सारी चीज़ों को नहीं समझा पाए, कलर को नहीं समझा पाए, स्ट्रक्चर को नहीं समझा पाए डिटेल में, तो फिर इन्होंने कहा कि भैया ये थ्योरी हो गई है गड़बड़। तो एक नई थ्योरी दी गई जिसे कहा गया क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जो कि मोस्ट वांटेड है। बीबीटी अगर पेपर में आएगी भाई तो 7 नंबर में आएगी, समझ लो। बीबीटी आएगी 7 नंबर, 7.5 नंबर में, 15 नंबर में। और भैया इसका जो बाप बड़ा भैया जो है वो आएगी भैया 25 नंबर में आएगी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। उसके आधार पर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, कैसे डी ऑर्बिटल जो 5 ऑर्बिटल होते हैं वो टूटते हैं 3 और 2 में, किस तरीके से ईजी लेवल बनता है, T2G लेवल बनता है, वो हम लोग देखते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में। तो कई सारी वीडियोस मेरे पास रिकॉर्ड है, उन सभी को हम यहां से कनेक्ट कर रहे हैं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आइए देखते हैं कैसे काम करती है। 25 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एच बेथे ने दी है और वॉन ब्लैंक बोल लो उसे, या फिर कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे वी है, ये वॉन ब्लैंक बोलेंगे सर, ठीक है। तो एच बेथे ने दी है, क्या पर्पस है? टू एक्सप्लेन द बॉन्डिंग इन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, यानी जितने मेटल मतलब धातु, धातु के जितने भी कॉम्प्लेक्स बनते हैं, यौगिक बनते हैं, उनमें किस तरीके से बॉन्डिंग होती है, हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। समझना भाई, बहुत आराम से समझेंगे, टेंशन नहीं लेनी है। मेन पॉस्टुलेट्स मतलब क्या क्या आप धारणा है इसकी। किसी कॉम्प्लेक्स में एक मेटल एटम लिगैंड के द्वारा घिरा होता है। मेरे भाई जो लोग फाइनल ईयर में है वो लोग थोड़ा उन्हें पुराने दिन याद दिलाने पड़ेंगे। आ जाओ, हम लोगों ने पढ़ा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? ऐसे सब बिल्कुल सरल वाला लिखेंगे, K4Fe का होल ऑफ 6। आराम से देखना, थोड़ा सा कठिन है ये, हमें मालूम है यूनिट, लेकिन आराम से समझाएंगे मेरे भाई। जो बाहर लिखा होता है इसे कहते हैं सिंपल आयन, साथ में बोला करिए भाई, क्या कहते हैं? सिंपल आयन। जो यहां लिखा होता है इसे कहते हैं CMA। क्या कहते हैं? CMA। CMA का मतलब सेंट्रल मेटल एटम। CMA का मतलब सेंट्रल मेटल एटम, हिंदी में कहेंगे मुख्य धातु परमाणु। और इसके अलावा बड़े ब्रैकेट में जो कुछ भी लिखा हुआ, यहां तो खाली CN ही लिखा हुआ, तो ये जो CN है ये लिगैंड है। क्या है मेरे भाई? लिगैंड है। क्या है ये? लिगैंड है। तो अब क्या है, आराम से समझो इसे CMA क्यों कह रहे हैं? CMA का मतलब सेंट्रल, हमेशा बीच में कौन होगा? इसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर बनाएं तो बीच में कौन होगा? Fe होगा, सेंटर में होगा। इसके चारों तरफ कौन होंगे? CN, यानी लिगैंड इसे ऐसे करके घेरे होंगे, अभी नीचे हम आपको दिखाएंगे। और यहीं कहीं कोने में जो K है वो भी इनसे जुड़े होंगे, क्योंकि CN के ऊपर माइनस होता है, K के ऊपर प्लस होता है, जो लोग भी यहीं कहीं कोने में इनसे जुड़े हुए होंगे। लेकिन सेंटर में कौन होगा? सेंटर में Fe होगा, इसलिए इसे कहते हैं CMA, मतलब सेंट्रल मेटल एटम। ठीक भाई, बात क्लियर हो गई। अब आगे पढ़ते हैं, क्या लिखा है? लिगेंड्स के द्वारा घिरा होता है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। मेटल एटम और लिगेंड्स पॉइंट चार्जेस के रूप में बिहेव करते हैं। मेटल एटम पॉजिटिव चार्ज पॉइंट के समान और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाले लिगेंड्स नेगेटिव पॉइंट चार्ज के रूप में बिहेव करते हैं। अभी हमने आपको दिखाया मेटल का मतलब क्या होती है? धातु होती है। तो बीच में जो मेटल होगा तो वो कैसा होगा भाई? वो प्लस की तरह बिहेव करेगा। और जो चारों तरफ CN है वो कैसे थे बताओ? माइनस की तरह बिहेव करेंगे। कुछ लोग कहेंगे अच्छा एक बात और, इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, अभी हम दिखाएंगे आपको ऐसे करके। ये अभी नीचे स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि सारे लिगैंड, पहले तो समझना पड़ेगा। कभी कभी हमें खुद लगता है कि यार जो बच्चा सामने बैठा हुआ है पता नहीं वो समझ रहा है कि नहीं समझ रहा। जो इस तरीके का एरो बनता है इसे कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यानी सरल भाषा में कहें उपसह संयोजक बंध। इसका मतलब होता है कि किसी, जो इधर लिखा हुआ है इसने 2 इलेक्ट्रॉन इधर वाले को दिए हैं। इस एरो का मतलब होता है मेरे भाई 2 इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, तो इसका मतलब कि हमने यही लिखा होगा कि जो बीच में है वो प्लस है, क्योंकि मेटल है। अरे धा से याद कर लो यार, धा से धातु और धा से धनायन, प्लस वाला धातु यानी मेटल होता है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से ये चीजें चलती हैं। और जो लिगैंड होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन यानी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है भाई, कठिन नहीं है, आराम से समझो, एक बार पढ़ लेना, आ जाएगा। मेटल और लिगेंड्स के बीच अट्रैक्शन प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या यार? विद्युत, जाहिर सी बात है। अरे यार घर में बत्ती होती है, एक काला तार होता है, एक लाल तार होता है, एक प्लस एक माइनस, तो जहां प्लस माइनस होगा उसे क्या बोलोगे? विद्युत बल कह लो या इलेक्ट्रोस्टैटिक कह लो। मेटल और लिगेंड के बीच की बॉन्डिंग 100% आयनिक होती है। आयनिक का मतलब एक प्लस एक माइनस है, आयनों में टूट जाएगा बॉन्ड आराम से।
यदि लिगैंड एक एनाइन है तो मेटल तथा लिगैंड के बीच अट्रैक्शन एक कैटाइन और एनाइन के बीच अट्रैक्शन के समान ही होता है। यानी जैसे एक प्लस और माइनस के बीच, एक धनायन और ऋणायन के बीच में अट्रैक्शन होता है, वैसे धातु और क्या है दूसरा लिगैंड के बीच में अट्रैक्शन होता है। ठीक, ये देखिए यहां पे हमने इसका स्ट्रक्चर बना दिया। क्या है भाई, देखो बीच में कौन है बताओ, बीच में है CMA। मजा बहुत आ रहा होगा, कतई खो जाओगे मेरे भाई, बहुत बढ़िया टॉपिक है ये। और ये ऐसे टॉपिक है लोग घबराते हैं इसे पढ़ाने से, लेकिन बहुत बेहतरीन टॉपिक है, समझिए। ये क्या है, CMA है, बीच में है सेंटर में, और इसके चारों तरफ कौन है बताओ, लिगैंड है। चारों तरफ कौन है, लिगैंड है। अब अभी आपने सर जी बताया ऐसे वाला बॉन्ड बनता, ऐसे वाला, सर जी ऐसे वाला बॉन्ड, वो क्या जुगाड़ है, वो ठीक है बॉन्ड जब इसका स्ट्रक्चर बना, यहां कहीं के दिख रहा है नहीं, जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ऐसे ही बनाएंगे। लेकिन अभी हमने क्या कहा, इसके ऊपर जो पॉइंट है उसे दिखा रहा है। पॉइंट ये कह रहा है कि जब इस पे प्लस होता है, इस पे माइनस होता है, तो इनके बीच जो अट्रैक्शन होता है वो आयनिक होता है, यानी एक धनायन और एक ऋणायन के समान होता है। तो ये हम दिखा रहे हैं कि भैया ये प्लस है, ये माइनस, और इनके बीच जो अट्रैक्शन है ये कैसा है, आयनिक बॉन्ड है। ये दिखाने की यहां पे कोशिश की जा रही है, ठीक है भाई। लेकिन एक और भी कंडीशन है, परंतु यदि लिगैंड न्यूट्रल हो, लिगैंड बाबा उदासीन है, जैसे H2O, H2O के ऊपर ना तो प्लस है ना माइनस है, तब क्या होगा, तो लिगैंड के डाइपोल का निगेटिव और मेटल की ओर ओरिएंटेड होता है। इसे अब आपको समझना पड़ेगा थोड़ा आराम से। यहां देखो भाई, मान लिया ये है, ये तो प्लस है, लेकिन जो H2O है ये उदासीन है। उदासीन का मतलब ये प्लस, इसके ऊपर प्लस माइनस कुछ नहीं है। तो हमने आपको एक डायलॉग बताया था कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। जो ऑक्सीजन होता है इसका नंबर 8 होता है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसे 2 इलेक्ट्रॉन मेरे भाई चाहिए होते हैं, ठीक। तो इसके ऊपर क्या होते हैं, 2 माइनस होते हैं। लेकिन जब ये इनसे जुड़ता है तो ये साझेदारी करता है, लेकिन भले इसने साझेदारी कर रखी है, लेकिन ये अपनी औकात तो दिखाएगा, अपना माइनस पना दिखाएगा, सरल भाषा में कहें तो। इसके ऊपर आंशिक रूप से, पूरी तरीके से जो माइनस नहीं हो सकता, क्योंकि भैया जुड़ा हुआ, जो इन लोगों से जुड़ा हुआ है, इनकी बीवी कहेंगे मारेंगे बहुत तुम्हें, तो जो इनसे जुड़ा हुआ है तो ये क्या है, आंशिक रूप से दिखाएगा। कई लोग होते हैं उनकी बीवी, जैसे हमारे एक लोग जान पहचान वाले हैं, आपको बताएं, नाम नहीं बताएंगे, वीडियो में लोग देखते हैं, लेकिन वो पता क्या करते हैं, जब कभी वो अपनी बीवी से बात कर रहा होता है मेरे सामने बहुत लंबी लंबी लपेटेंगे, ये हो रहा है वो हो रहा है, और रियलिटी में पता क्या, घिनबाते रहते हैं, 5 रुपए दे दो 10 रुपए दे दो, तो वैसा ही है। तो ये आंशिक रूप से माइनस होगा और ये प्लस है, तो इनके बीच में आंशिक रूप से, अब इस बॉन्डिंग को हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। याद करो यार, थोड़ा पिछले याद करो, फाइनल ईयर में हो या 3rd सेमेस्टर में जहां भी हो यार, तो इस बॉन्डिंग को हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जब आंशिक रूप से चीजें होती हैं और ऐसे करके चीजें बना करती थी। याद आ रहा है सर, ठीक उसी तरीके की कुछ ये बॉन्डिंग है। सरल भाषा में हम इसे यहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और अच्छी भाषा में कह दो तो ये वीक इंटरेक्टिव फोर्सेस हैं, यानी कोई कमजोर सा बल है जो इन दोनों के बीच में लग रहा है। बस इतना आपको समझना है, ठीक है। अगले पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो कॉम्प्लेक्स की एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के आधार पर निर्धारित होती है। कूलाम का नियम आपने 12वें क्लास में पढ़ा, क्या होता है बताओ, F समानुपाती Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। सर जी प्लस माइनस क्या मेरे भाई, Q प्लस, यानी एक प्लस वाला आवेश है, एक माइनस वाला आवेश। तुम्हारा मन करे तो Q1 Q2 लिख लेना, मन करे Q प्लस Q माइनस, पता चलना चाहिए 2 आवेश है मेरे भाई, ठीक है। यहाँ लिख भी दिया, Q प्लस क्या है, चार्ज ऑफ मेटल, यानी प्लस वाले पे चार्ज है धातु पे, माइनस क्या, चार्ज ऑन लिगैंड है। आप Q1 Q2 लिख दो तो यहाँ वो लिख देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। R क्या है, बीच की दूरी होगी भाई, ठीक। अगला पॉइंट, अब यहां से आपको समझ में आएगा कि क्या होता है हाई स्पिन और क्या होता है लो स्पिन। आराम से समझना है, पढ़ते हैं पहले। जब मेटल को लिगैंड अप्रोच करता है, यानी मेटल के पास लिगैंड जुड़ने के लिए आया, तो लिगैंड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर। ये देखो भाई, अभी जो हम बता रहे थे, अब आपको समझना पड़ेगा। बीच में कौन है बताओ, CMA है, बीच में कौन है, CMA, और यहां कौन है बताओ, लिगैंड है। लिगैंड क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन इन्हें देगा, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब लोन पेयर देगा। तो जब ये इन्हें अप्रोच करेगा, ये इन्हें क्या करेगा, अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेगा, जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन प्रोड्यूस होगा। क्यों प्रोड्यूस होगा, क्योंकि मेरे भाई कुछ मेटल के पास कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन क्या ये लिगैंड देने की कोशिश करेंगे, साफ साफ लिखा हुआ, तथा मेटल के d ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स के बीच इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, क्योंकि उसके पास जो d ऑर्बिटल है कुछ इलेक्ट्रॉन उसमें होंगे, कुछ लिगैंड देने की कोशिश करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस होगा, 2 माइनस वाले 2 प्लस वाले कभी पड़ोस नहीं आते, तो उनमें खिच्चू मचेगा, यानी रिपल्शन होगा, जिससे मेटल एटम के d ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ जाएगी। अब जब एनर्जी बढ़ेगी तो बी पॉइंट समझिए, यहीं पर खेल हो जाएगा। देखिए, डी ऑर्बिटल की ज्योमेट्री तथा स्पेस में इसके ओरिएंटेशन के कारण सभी डी ऑर्बिटल लिगैंड से समान दूरी पर नहीं होते हैं।
बे डी ऑर्बिटल्स जो लिगैंड से अधिक दूरी पर होंगे उन पे रिपल्शन ज्यादा लगेगा, जो कम दूरी पे होंगे उन पे रिपल्शन कम लगेगा सर, ठीक है। उसके साथ साथ एक चीज और देखिए, अधिक रिपल्शन का अनुभव करेंगे और इनकी एनर्जी भी ज्यादा होगी, ठीक है। जिनका खिच्चू ज्यादा मचेगा उनकी एनर्जी ज्यादा होगी, और जिन पे कोई रिपल्शन नहीं लग रहा वो पड़े रहेंगे, उन्हें कोई मतलब ही नहीं है, सीधी सी बात, तो उनकी एनर्जी भी कम बढ़ेगी। इस फैक्ट के कारण लिगैंड्स के द्वारा घिरे मेटल के डी ऑर्बिटल्स में डीजेनरेसी समाप्त हो जाती है। डीजेनरेसी मतलब जो पांचों लाइन से रखे हुए थे अब वो खत्म हो जाएगा, और क्या होगा, इस घटना को स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स कहते हैं। अब समझो मेरे भाई, अगर कुछ नहीं आता है तो इस तरीके के 5 ऑर्बिटल होते हैं, 3 हमने अलग कर दिए हैं और 2 अलग कर दिए हैं, कठिन बिल्कुल नहीं है मेरे भाई। देखो ये क्या, पहला dxy, इस तरीके से 5 हम बनाए दे रहे, देखो 1 2 3 4 5, ठीक। तो 1 2 3, ये 1 2 3 ये अलग हो जाएंगे, और जो आखिरी वाले 1 2 ये दोनों अलग हो जाएंगे, ठीक है भाई। इस तरीके के 5 ऑर्बिटल बनते हैं, डरना नहीं है। पहला कौन सा, एक्स वाई, तो एक्स और वाई के बीच में उपस्थित है, ठीक है। अब ये सर जी ये फूल पत्ती क्या बनी हुई है, जो डी ऑर्बिटल होता है वो द्वि डंबल आकार होता है, डबल डंबल, ये जो ऐसे करके हम लोग बनाते हैं इसे हम लोग कहते हैं डी ऑर्बिटल सर, ठीक है। तो ये डी ऑर्बिटल बने हुए हैं जो एक्सिस के बीच में है, और ये वाले एक्सिस के ऊपर हैं, तो ये फर्क है दोनों में। देखिए ये तीनों एक्सिस के बीच में है, ये एक्स वाई के बीच, वाई जेड के बीच, जेड एक्स के बीच, और ये क्या है, ये एक्सिस के ऊपर है, ठीक है। तो ये फर्क है इनमें, तो जो ऊपर है वो अलग हो गए और जो बीच में है वो अलग हो गए। यहां पे लिख दिया, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की सहायता से निम्न फैक्ट्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। नंबर 1, कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स कैसे एक्सप्लेन होंगे, कि कौन सा, यही तो दिक्कत थी यार, अब यहां एक्सप्लेन होगा। लो स्पिन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बताएंगे हम इसकी सहायता से, डिफरेंट एनर्जीज बताएंगे हम, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा भी चर्चा करेंगे इन सबकी साथ। तो सबसे पहले हमने लिखा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, कि जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, हम इसका एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, हालांकि टेट्राहेड्रल भी होता है, बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम लोग एक एग्जाम्पल लेके चलेंगे जो बार बार पेपर में आता है, और आप अनसॉल्व उठा के देखना यही वाला आया होगा, ऑक्टाहेड्रल वाला बार बार, ठीक है भाई। चलिए, तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री क्या होती है, आप बिल्कुल आराम भाषा में लिख दिया कि मेटल एटम 6 लिगैंड से घिरा होता है। देखना है तो यहां देखो, बीच में मेटल एटम है और चारों तरफ गिन लो, 1 2 3 4 5 6 लिगैंड मेरे भाई घिरे हुए, ठीक। जब लिगैंड मेटल आयन को अप्रोच करते हैं तो मेटल आयन के फिर वही वाली बात है, जो पड़ोस में होंगे वो ज्यादा रिपेल होंगे, बे डी ऑर्बिटल अधिक रिपेल करते हैं जो एक्सिस पर प्रेजेंट होते हैं, और एक्सिस पे 2 ही प्रेजेंट थे मेरे भाई, ये देखो कहां गया, एक्सिस पर 2 ही प्रेजेंट है, कौन सा, एक डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक डी जेड स्क्वायर, तो वो लोग ज्यादा रिपेल होंगे जो एक्सिस पर प्रेजेंट होंगे, यही हमने लिखा हुआ, ठीक है। कहां गया, ये है। और बे डी ऑर्बिटल कम रिपल्शन करते हैं जो 2 एक्सिस के बीच में होते हैं, तो बीच में कौन थे, 3 थे, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। यहां पर आपको एक चीज याद रखनी, हमने वीडियो की शुरुआत यहीं से की थी। बताओ, इन वालों को हमने मान लिया ईजी लेवल, क्या माना, इजी लेवल, और 3 वालों को हमने क्या मान लिया, T2G लेवल। सर जी है क्या, जी पता नहीं क्या, ये केवल एक सिंबल है, ठीक है। अलग अलग लैंग्वेजेस होती हैं, कोई ग्रीक से उठा लिया जाता है, कोई कहीं से, तो अब इतना थोड़ी ढोएंगे हम लोग, तो दिखाने का तरीका होता है, क्योंकि अभी हम इनकी फॉर्म में विन्यास बनाएंगे, तो जब हम इनकी फॉर्म में अगर हम इतना 3 ढोएंगे तो बड़ा दिक्कत करेगा, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ईजी लेके चलेंगे और इन दोनों को T2G लेके चलेंगे, ठीक भाई। अब समझो, ईजी ऑर्बिटल्स की एनर्जी में इंक्रीज T2G की एनर्जी से होने वाले इंक्रीज से ज्यादा हो जाता, अतः डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग निम्न प्रकार होती है। समझो भाई, सबसे पहले यह है डीजेनरेट, यानी कोई डीजेनरेसी नहीं, सब लोग बराबर में हैं, 5 ऑर्बिटल मेरे भाई हैं, इसे समझना चित्र को बहुत आराम से। यह है टोटल 5 ऑर्बिटल, ठीक। अब क्या हुआ, जब रिपल्शन होना शुरू हुआ तो ये जो बीच की स्टेट है, ये स्टेट एक्चुअल में नहीं दिखाई देगी हम लोगों को, हम लोग एक ये वाली दिखाई देगी और एक ये वाली दिखाई देगी, ठीक। लेकिन डायरेक्ट कुछ भी नहीं होता। अब मान लिया किसी जमाने में हम कतई फटीचर थे, ऐसा कोई जादू नहीं होता, पिक्चरों में होता लगातार एकदम से लॉटरी लग गई हीरो बन गया, ऐसा नहीं होता, धीरे धीरे करके आप मेहनत करोगे, प्रोसेस होगा, ऐसे करके चलेगा। तो उसी तरीके से यहां पहले एनर्जी कम थी, एनर्जी बढ़नी शुरू हुई, तो बढ़ते बढ़ते ये एक हाइपोथेटिकल स्टेट, हम सोच रहे हैं कि एक ऐसी कंडीशन आई होगी जब इनकी एनर्जी बढ़ते बढ़ते शायद इतनी हो गई होगी, और फिर वो बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई, समझ रहे हो, एक परिवार में 5 लोग थे, अब पैसा अंधाधुंध है, तो क्या खिच्चू मचेगा यार, जो एक्सिस के ऊपर थे वो अलग हो गए और जो बीच वाले थे वो अलग, उनने तुम्हारी अपनी पार्टी मेरी अपनी पार्टी। अब इनके बीचों बीच से जो लाइन गई है ये एक सेंटर का काम कर रही है, वहां पे छुप गया है, इसे हम लोग कहेंगे बेरी सेंटर। क्या कहेंगे, बेरी सेंटर, इसलिए कह रहा है वीडियो पूरी देखा करो, बाकी तो पीडीएफ आपको मिल ही जाएगी टेलीग्राम, इसे कहते हैं बेरी सेंटर।
ऊपर वाला लेवल Eg है, नीचे वाला T2G। सर जी एक दिक्कत लग रही है, क्या? ये जो बीच में आपने dq लिख दिया 10 dq, ये आइटम क्या है? ये dq भी मात्रक है, यूनिट है नापने की एनर्जी को। बीच में जो एनर्जी है उसे कैसे नापेंगे? देखो यहां पे हमने आपको दिखा रखा है, एक मिनट रुकिए, ये देखो यहां लिख दिया हमने, डेल जीरो बराबर होता है 10 dq के। डेल जीरो क्या है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, यानी जो स्प्लिटिंग होती है उसे हम लोग नापते हैं डेल जीरो से। पढ़ेंगे भी ऐसे, इसका कोई स्टैंडर्ड सिंबल नहीं है कि सर जी इसे कैसे पढ़ते हैं, क्या है, लगता है सर जी को मालूम नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसे ही लिखा जाता है, इन्होंने नोट किया सर, ठीक है। और डेल जीरो और dq क्या है? यूनिट्स ऑफ CFS है। CFS का मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को नापने के ये मात्रक हैं कि हम इसमें नापा करेंगे कितने दूर हैं, 4 हैं, 5 हैं, इस तरीके से सर, ठीक है। तो अब हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से एनर्जी निकाली जाती है। ये स्प्लिटिंग हो गई। अब आराम से समझो, अगर आपसे कहे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बताओ तो सिर्फ थ्योरी लिख देना, आपसे कहे स्प्लिटिंग भी बताओ तो स्प्लिटिंग, अगर आपसे कहे एनर्जी भी निकाल के दिखाओ तब देखो। अब एनर्जी पूरे की नहीं निकालने को आएगी, एनर्जी कहेगा D1 की निकालो या फिर D4 की निकालो। अभी हम आपको देखो सिखाएंगे, यहां पर टेंशन नहीं लेनी है। ऐसे कहेगा एनर्जी जो निकालनी है खाली D6 की निकालो। अब आप ढूंढ रहे हो, सबकी थोड़ी लिखोगे, देखो कैसे। तो अब क्या है? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, शॉर्ट में ही पेपर में लिख के आएगा CFSE, तो आपको ऐसे ही पता करना, ठीक है। हम लोग ऑक्टाहेड्रल का एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं क्योंकि यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो भाई कैसे निकलती है, आराम से समझना, जिसका 12वां क्लियर है बहुत अच्छे समझ में आएगा। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के कारण कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी बढ़ती है। किसी कॉम्प्लेक्स की CFSE को निम्न प्रकार कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो भाई होता क्या है बीच में, अब उसे तो हम भूल जाए, जो टूट गया उसका मतलब नहीं, ये रियलिटी है अपने सामने। नीचे वाले लेवल को हम लोग क्या कहेंगे? T2G लेवल कहेंगे। ऊपर वाले को हम लोग क्या कहेंगे? EG लेवल कहेंगे। टोटल गैप कितना होता है? 10 dq होता है। लेकिन जो ऊपर वाला है उसे हम लोग प्लस का 6 dq, दो में तोड़ दिया हमने। ऊपर वाले को हम लोग प्लस 6 dq माना करेंगे, नीचे वाले को माइनस का 4 dq लिया करेंगे। चित्र थोड़ा सा गड़बड़ है, आप नीचे वाली चीज कम दिखाएं, ऊपर वाली थोड़ी ज्यादा दिखाएं तो लगे कि वो 6 dq के बराबर है, ठीक है। ये वेरी सेंटर। अब देखो कैसे निकलेगा, बहुत आराम से समझना। एनर्जी एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन T2 लेवल इक्वल्स टू माइनस का 4 dq। इसका मतलब क्या? देखो भाई अब यहां पे लेवल थोड़ा सा बढ़ रहा है, लेकिन आप इतने बड़े क्लास में इतना समझ लोगे। D ऑर्बिटल है, ठीक। D में कितने थे बताओ? 5, यहां बना हुआ। मान लिया D के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो कैसे भरोगे बताओ? 1 2 3, ठीक। चौथा हो सकता है यहां चला जाए या हो सकता है यहां आ जाए, दोनों कंडीशन अभी दिखाएंगे आपको। तो हो क्या रहा है कि जो जो इलेक्ट्रॉन यहां होंगे, जो भी इलेक्ट्रॉन यहां होंगे, उनकी एनर्जी लेंगे माइनस का 4 dq, ठीक। लेकिन ये dq की फॉर्म में लिखा हुआ है और ये किसकी फॉर्म में लिखा हुआ है? डेल जीरो की फॉर्म में। देखो तो चाहो तो इसे माइनस का 4 dq लिख लो और डेल जीरो की फॉर्म में लिखो तो 1/10 होता है, तो माइनस का 0.4 डेल जीरो। दोनों हम आपको बता रहे, dq की फॉर्म में ये, डेल जीरो के फॉर्म में ये, ठीक। और अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन ऊपर पहुंचता है EG लेवल में, तब क्या करोगे? तो EG लेवल में लेंगे प्लस का 6 dq, देखते चल रहा है इसे, या फिर ले सकते हैं 0.6 डेल जीरो, ठीक। कोई दिक्कत, प्लेटफॉर्म बन गया। अब देखो पेपर में आ गया CFSE निकालो, अब तीनों नहीं आएंगे, ऐसे आएगा D1 के लिए, D2 के लिए, D3 के लिए, कोई एक आ गया पेपर में। देखो क्या होगा, ये तीनों की कंडीशन सेम ही चलेंगी। बताओ, यहां देखो बहुत ही आसान है, टेंशन नहीं लेनी मेरे भाई, जरा देखो यार क्या है बताओ। 3 इलेक्ट्रॉन, D1 है मान लिया, तो पहला इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, D2 है तो दूसरा यहां आ गया, अगर D में 3 इलेक्ट्रॉन है तो तीसरा यहां, यानी 3 इलेक्ट्रॉन तक तो यहीं आएंगे, ऊपर जाने का कोई चांस नहीं है। तो अगर कोई कहे D1 बताओ, एक ही इलेक्ट्रॉन है, किससे गुणा करोगे? माइनस का 4 dq या माइनस का 0.4 dq से। 2 बताओ तो इसकी गुणा किससे कर दोगे? 2 से। 3 बताओ तो 3 से कर दोगे। देखो ऐसे, ये देखो कि T2G में 1, EG में कोई नहीं गया, 1 से गुणा कर दी। T2G में 2, EG में कोई नहीं गया, 2 से गुणा कर दी, 4 दूनी 8 हो गया। T2G में 3 से गुणा कर दी, 4 3 12 हो गया, EG में कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही D में 4 इलेक्ट्रॉन हुए, अब क्या होएगा? देखो भाई यहां पे 1 2 3, अब चौथा यहां भी आ सकता है और वहां भी जा सकता है। तो हमने यहां लिखा, क्या लिखा भाई, कहां गया? D4 सिस्टम में 2 केसेस हो सकते हैं। पहला केस क्या है कि 4th इलेक्ट्रॉन में जंप इन EG लेवल, यानी जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके जा सकता है EG लेवल में, या इट में पेयर अप इन T2G लेवल, या फिर उसकी पेयरिंग हो सकती है चौथे वाले लेवल में। देखो भाई थोड़ा सा कठिन हो रहा है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं पूरा समझाने की। क्या है, थोड़ा वापस चलते हैं, बहुत आराम से समझिए, डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। और क्योंकि पेपर भी आपके पड़ोस में ही है,
जो लोग थर्ड सेमेस्टर है उनके तो पेपर चल रहा है। देखो भाई 1 2 3, अब चौथा या तो यहां जाएगा ये 4, या अगर यहीं आएगा तो फिर एंटी क्लॉक, क्योंकि भैया एक डब्बे में कितने ऑर्बिट, एक डब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 1 2, तो या तो यहीं पे आ जाएगा यानी पेयरिंग हो जाएगी, या फिर जंप करके ऊपर चला जाएगा। अब सुनो, अगर यहीं पे पेयरिंग हो गई तो यार नीचे वाले में तो माइनस का 4d³ ले रहा है, लेकिन अगर ऊपर चला गया तो फिर हम लोग क्या करेंगे, 6d³ लेंगे। देखो कैसे, देखो भैया देखो कहां गया, ये आ गया सर, देखिए तो हमने लिखा एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईजी लेवल के लिए इतनी एनर्जी चाहिए होगी सर, ठीक है। जो एनर्जी जंप करने के लिए चाहिए होगी उसे ΔO कहते हैं, और अगर पेयरिंग हो रही है तो एनर्जी चाहिए होगी उसे हम लोग P से लिख लेंगे, P फॉर पेयरिंग एनर्जी है सर, ठीक है। अगर ΔO का मान P से कम है तो जंपिंग हो जाएगी, अगर ΔO का मान ज्यादा है तो पेयरिंग हो जाएगी। भाई सीधी सी बात है यार, जो एनर्जी ज्यादा होगी वही होगा, तो ये प्रॉपर लिखा हो, ये आप नहीं भी पढ़ोगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहां समझो पेपर में ये आएगा। D4 सिस्टम क्या है भाई, अगर बाई चांस जंपिंग होती है तो T2G यानी नीचे वाले में कितने आ गए 3, देखो भाई नीचे वाले में कितने आ गए 3, और ऊपर जंपिंग हो गई यानी EG में कितना आ गया 1, या फिर नीचे वाले में पेयरिंग हो गई T2G4 हो गया और ऊपर वाला हो गया मेरे भाई 0। कोई दिक्कत, इतना समझ में आ रहा है। अगर T2G में 3 है तो यहां कितना लिखोगे, 3 गुणे माइनस का 4d³ प्लस एक ऊपर वाले में भी है तो प्लस का कितना आ जाएगा 6d³। d³ लिखो ना लिखो एक ही बात है। तो 4 3 12 माइनस के 12 में गए 6, कितने बचे माइनस का 6d³। लेकिन अगर सारे नीचे ही हैं तो नीचे वालों के लिए कितना ले रहे हैं 4, तो माइनस का 4 चौक कितना हो गया माइनस का 16d³। समझ में आ रहा है मेरे भाई, फिर से समझ लो। बाई चांस तो यानी नेट CFAC कितना होगा, निकालने का तरीका होता है यहां पे हमने नीचे लिख के दिखाया। यहां देखो सर ये टेबल बनी हुई, इसे देखिए ये, ठीक है, ये वही है 1 2 3 सेम है, ठीक है। 4 5 6 में देखो क्या हो रहा है, ये देखो सर अगर D5 होगा तो क्या होगा बताओ। D5 में 2 कंडीशन है, या तो T2G में 3 EG में दोनों ऊपर चलेगा, समझ में आ रहा है, और या फिर सामने T2G में 5 नीचे ही हैं, ऊपर कोई भी नहीं गया। अब कुछ लोग कहेंगे सर जी 0 कैसे आ गया, लो समझो मेरे चंदा मेरे अनमोल रतन, यहां देखो T2G में 3 है तो नीचे वाले के लिए माइनस का 4 लेते हो तो 4 3 कितना हो गया माइनस का 12 हो गया, और ऊपर वाले में कितने हैं 2 हैं, तो जब ऊपर वाले में 2 हैं तो ऊपर के लिए कितना लेते हैं प्लस का 6 लेते हैं, तो 6 दूनी प्लस का 12 हो गया, 12 से 12 क्या हो गया कैंसिल, यहां कितना आ गया 0 आ गया। लेकिन अगर यहां सिर्फ इसी तरीके से नीचे ही 5 है तब क्या होगा, तो नीचे वाले के लिए 4 लेते हैं तो 5 चौक कितना हो गया 20, तो माइनस का 20d³ आ गया। समझ गए सर आप। इसी तरीके से D6 चलेगा, D7 चलेगा, सारे चलेंगे, और ज्यादातर जो पूछे जाते हैं वो यही वाले D4 से लेकर D7 तक मोस्ट वांटेड है। तो है आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। समझो आइसोमेरिज्म का मतलब समझते हो, गंगाधर ही शक्तिमान है, एक गंगाधर है एक शक्तिमान है, आदमी दोनों एक ही हैं, फार्मूला दोनों का एक ही है, लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग है, दिख अलग अलग तरीके से रहे हैं। इन लोगों को कहते हैं आइसोमर्स। समझाते हैं आपको पहले सरल तरीके से, फिर ये सब तो हम आपको बता ही देंगे फटाफट से। देखो भैया हमने लिख दिया CH3OCH3। अब इसमें बताओ कार्बन कितने हैं 2 हैं, हाइड्रोजन कितने हैं 3 और 3 6 हैं, ऑक्सीजन कितना है मेरे भाई 1 है। समझ में आ रहा है। अगर हम इसे ऐसे लिख दें C2H5OH तब भी तो वही कहानी है, कार्बन 2 यहां भी 2 हैं, हाइड्रोजन 6 5 और 1 6 यहां भी हैं, ऑक्सीजन 1 यहां भी 1 ऑक्सीजन है। तो भैया यहां पर ये तो अल्कोहल है, जहां OH होता है वो अल्कोहल होता है, दारू है पियो, और जो ईथर ऐसे पी लोगे तो मरोगे। इसका मतलब इन दोनों में फर्क है। तो भैया इनकी प्रॉपर्टी अलग अलग है, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कार्बन 2 तो इस तरीके से ये एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। आइसोमर्स का होता है कि भैया फार्मूला जो है वो अलग हो सकता है, प्रॉपर्टीज अलग हो सकती है, स्ट्रक्चर एक जैसा होगा, जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा वो एक जैसा होगा। फिर डिपेंड करेगा कि आइसोमेरिज्म कैसी है। तो समझो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 2 तरीके की आइसोमेरिज्म होती है। जो पहली हम लोग पढ़ रहे हैं वो है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल का मतलब संरचनात्मक, यानी संरचना अलग अलग होगी। कैसे समझो, तो हमने लिखा कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स के डिफरेंट स्ट्रक्चर के कारण स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म प्रोड्यूस होती है, जो 5 प्रकार की होती है। यानी जो संरचना अलग अलग तरीके से बनेगी तो 5 तरीके की मेरे भाई आइसोमेरिज्म बनेगी। पहली होगी आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। नाम से ही पता चल रहा है भैया आयोनाइजेशन का मतलब क्या। आयोनाइजेशन का मतलब आयन अलग अलग होंगे। लो लिख दिया भैया, हमने लिखा कोऑर्डिनेशन स्फीयर में अंदर तथा बाहर की ओर लिगेंड्स की पोजीशन में चेंज होने के कारण आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म प्रोड्यूस होती है। यह सॉल्यूशन में डिफरेंट आयन देते हैं। जैसे यहां देखो PTNH3 का होला 4 Cl2Br2, इसमें भैया बाहर कौन है Br है,
तो इसमें ब्रोमीन आयन टूटेगा, ये पूरा अलग टूटेगा, ये अलग टूटेगा। इसी को अगर हम ऐसे करके लिख दें कि भैया Br2 अंदर लिख लिया, Cl2 बाहर लिख लिया, तो फार्मूला तो दोनों सेम है, लेकिन इसमें जब टूटेगा तो Cl यानी क्लोराइड आयन टूटेगा। तो ये वाला जो टेस्ट देगा ये क्लोरीन का देगा, ये वाला जो देगा वो ब्रोमीन का देगा, क्योंकि इसमें ब्रोमीन बाहर पड़ा हुआ है, इसमें क्लोरीन बाहर पड़ा हुआ है, तो दोनों में आयन का फर्क है, इसलिए हम लोग इसे क्या कहेंगे, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। समझ में आ गया, बिल्कुल आसान है भैया। दूसरी होती है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट का मतलब क्या होता है, पानी। लोग कहते हैं डिहाइड्रेशन हो गया, पानी कमी हो गई, ये देखो पसीना निकल रहा है, बाहर बारिश हो रही है और यहां पसीना निकल रहा है, क्यों, मेहनत करोगे तो पसीना निकलेगा मेरे भाई। तो हाइड्रेट का मतलब यह है कि पानी के जो अणु हैं वो इधर उधर होंगे। समझना कैसे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर की ओर प्रेजेंट लिगेंड वाटर के द्वारा एक्सचेंज हो जाते हैं, जिससे हाइड्रेट आइसोमेरिज्म प्रोड्यूस होता है। देखो भैया, पानी इधर उधर होगा कैसे, हमने लिखा CrH2O का होल ऑफ 6Cl3, ठीक, 6 H2O अंदर 3 Cl बाहर, लो यहां देखो H2O 5 ही अंदर रहेगा, एक दो में तीन में से एक Cl अंदर उठा ला, देखो Cl, और एक H2O को बाहर फेंक दिया, तो फार्मूला तो वही है, बस H2O को बाहर फेंक दिया, Cl को अंदर उठा लाए, ऐसे 2 H2O बाहर फेंक दिए, 2 Cl अंदर उठा लाए। तो पानी के जो अणु हैं H2O, जो हाइड्रेट अणु हैं, वो इधर उधर होंगे, तब हम लोग उसे कहेंगे हाइड्रेट आइसोमेरिज्म भैया, ठीक है। जो लोग भी सिर्फ YouTube पर पढ़ रहे हो उन लोगों को हम भैया सजेस्ट करेंगे, फ्री में अपना टेलीग्राम पे चैनल है BDKDN BSc। जब भी कभी कैप्सूल क्लास की वीडियो आएगी, आप किसी भी सेमेस्टर में हो, फर्स्ट में हो, थर्ड में हो, फिफ्थ में हो, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जूलॉजी है, बॉटनी है, सब बनाएंगे भाई। अंधाधुंध लगे हुए हैं, अभी कोर्स कंप्लीट करने में लगे हुए हैं एप्लीकेशन पर, ठीक है, सब कुछ इकट्ठा कर रहे हैं, बना रहे हैं सारी चीजें, तो कतई टेंशन मत लो, हमारी जिम्मेदारी पेपर तक सब करा के देंगे, चाहे एप्लीकेशन हो चाहे यूट्यूब हो, भैया हम सिर्फ पढ़ाने के लिए ही बैठे हुए हैं। तो टेलीग्राम चैनल फ्री वाला ज्वाइन कर लो, जैसे ही वीडियो पब्लिक होगी आपको ये PDF वहां पर भी मिल जाएगी। जिन लोगों ने कोर्स ले रखा है वहां पर अलग से एक फोल्डर बन जाएगा कैप्सूल क्लासेस, ये क्लासेस वहां भी मिल जाएंगे, साथ में उनकी PDF भी आपको मिल जाएगी भैया, ठीक है। अगली होती है लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज क्या होता है, इस आइसोमेरिज्म में एम्बीडेंटेट लिगेंड्स पाए जाते हैं। एम्बीडेंटेट लिगेंड क्या होता है अभी बता चुके हैं कि जिनमें डोनर एटम एक से ज्यादा होगा, तो ऐसी आइसोमेरिज्म में क्या होगा, एम्बीडेंटेट लिगेंड होंगे जो एक से अधिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर को आपस में कनेक्ट कर देंगे। समझो भैया मेरे, जैसे अगर हम क्या कहें, इस तरीके की आइसोमेरिज्म है CONH3 का होला 5 NO2Cl2, इसमें डोनर एटम कौन है, नाइट्रोजन है। हम क्या करें मेरे भाई, NO2 को ऐसे करके लिख दें ONO की फॉर्म में, तो जब इसे ONO खोल के लिख देंगे तब इसमें जो डोनर एटम हो जाएगा वो ऑक्सीजन हो जाएगा। तो यानी ओवरऑल बात करें कि भैया ऐसी आइसोमेरिज्म जिसमें एक ही तरीके जो लिगेंड होंगे उन्हें अलग अलग तरीके से लिखोगे, और जब अलग अलग तरीके से लिखोगे तो उनकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसमें डोनर एटम कौन है, नाइट्रोजन, इसमें डोनर एटम कौन है, ऑक्सीजन, तो प्रॉपर्टी चेंज हो गई, फार्मूला सेम है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहेंगे, लिंकेज आइसोमेरिज्म कहेंगे। अगली होगी कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन का मतलब ही है बॉन्ड आपस में बनेंगे। इस आइसोमेरिज्म में कैटाइन तथा एनाइन दोनों कॉम्प्लेक्स आयन होते हैं, यह कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बीच लिगेंड को एक्सचेंज कर लेते हैं। देखो भैया, इस तरीके से पूरा एक स्फीयर बनेगा, दोनों कॉम्प्लेक्स होंगे, जो ब्रैकेट के अंदर पूरा इतना खिच्चू मत, कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या, खिच्चू, बड़े ब्रैकेट के अंदर CO है, हमारा ब्रैकेट है, ये वो, तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स, ये पूरा कॉम्प्लेक्स, यहाँ NH3 है, यहाँ CN है, आपस में बदल लिया, तुम हमें CN दे दो, हमारा NH3 ले लो, CN यहाँ आ गया, NH3 यहाँ चला गया। तो इस तरीके से मेरे भाई कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म बनती है, ठीक है। आखिरी में होती है कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। इस आइसोमेरिज्म में कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर दो मेटल एटम्स के लिगेंड आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। यह आइसोमेरिज्म ब्रिज कॉम्प्लेक्सेस में पाई जाती है। इसमें क्या होगा, लिगेंड इसमें भी बदलेंगे, लेकिन ब्रिज का मतलब समझते हो, सेतु, आपस में कुछ जुड़ा हुआ होगा, जैसे देखो ये बना हुआ है, इसमें भैया एक ब्रिज स्ट्रक्चर हमने बना रखा है, Cl2NH2CO है, ठीक, ऐसे CONH3 का होला 4 है। ये जो OH है, ये इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है, OH इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा, तो ये क्या है, ये एक ब्रिज बना रहा है कि OH इन दोनों को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है। अगर हम इन्हें आपस में बदल लें तो यहाँ Cl कितने थे, 2, एक Cl यहाँ दे दिया तो यहाँ पे Cl आ गया, भैया देखो पहले नहीं था, NH3 4 थे तो 3 ही रह गए, एक NH3 को हम इधर उठा लाए, 2 के 3 हो गए। तो इस तरीके से जो ब्रिज वाले स्ट्रक्चर होते हैं उनमें अगर लिगेंड इधर उधर ट्रांसफर होंगे तो उन्हें कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म हम लोग कहेंगे भैया, ठीक है। तो पहली जो आइसोमेरिज्म का प्रकार है वो कौन सा है, आइसोमेरिज्म का जो पहला प्रकार है वो स्ट्रक्चरल वाला है, जो 5 तरीके की है, आपको दिखा दी। दूसरा प्रकार होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो में क्या होगा भैया, स्टीरियो का मतलब होता है, मोटा मोटा बात करें, CMA से जुड़े लिगेंड के डिफरेंट ओरिएंटेशन के कारण
ओरिएंटेशन मतलब ज्यामिति, ज्यामिति संरचना, किस तरीके से अलग अलग स्ट्रक्चर देंगे के कारण स्टीरियो आइसोमेरिज्म प्रोड्यूस होती है। यह भी दो प्रकार की होती है, यानी जो स्ट्रक्चरल वाली थी, संरचनात्मक समावेशिता थी, संरचना से भैया 5 तरीके की आइसोमेरिज्म बनी। और अब हम लोग पढ़ रहे हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म, तो स्टीरियो से 2 तरीके की बनेगी। पहली होगी मेरे भाई, जरा समझो, पहली कौन सी होगी? पहली होगी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल मतलब क्या होता है? प्रकाश। लो प्रकाश समझाते हैं, यहां देखो भैया, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हमने सबसे पहले नॉर्मली यानी ऑर्डिनरी लाइट का मतलब सूर्य का प्रकाश जिसमें कंपन हर दिशा में होते हैं, हर दिशा में होते हैं, तो ये नॉर्मल प्रकाश है। जब इसे निकोल प्रिज्म पर डालते हैं, निकोल प्रिज्म की ये एक्सिस है भैया, ठीक, तो भैया निकोल प्रिज्म की एक खासियत होती है, किसी भी प्रिज्म की एक खासियत होती है जो प्रकाश को फिल्टर कर देती है। तो ये लाइट जब इस पर पड़ेगी तो केवल वही वाला प्रकाश आगे जा पाएगा जो इसकी एक्सिस के पैरेलल होगा। तो ये इसकी एक्सिस ऐसे सीधे सीधे है, तो प्रकाश के केवल सीधे सीधे वाले कंपन ही आगे जा पाएंगे। ऐसी लाइट को पोलराइज्ड लाइट कहते हैं, ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। भैया समझना जरा, जैसे हम लोग चश्मा लगाते हैं पोलराइजर वाला, बाहर पता लगा बहुत तेज धूप है, हमें कम लग रही है, बसों कारों में बैठ गए, बसों कारों में शीशा बंद कर लो, बाहर धूप बहुत तेज है, अंदर थोड़ी थोड़ी छन छन के आ रही है, तो जो छना हुआ प्रकाश होता है ये पोलराइजर की वजह से होता है, पोलराइज्ड लाइट कहलाता है। समझना, आजकल जितने भी कैमरे आ रहे हैं, फोन का कैमरा है, पुराने जमाने के फोन ले जाना पतला बल्ब दिखाई नहीं देगा, खाली लाइट लाइट दिखाई देगी। और आज की डेट में भैया सिर्फ कहते एग्जैक्ट बल्ब भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो लाइट को फिल्टर कर दे रहा है, पोलराइज कर दे रहा है भैया, ठीक है। तो छनी हुई लाइट पोलराइज्ड लाइट कहलाती है। जब इसे किसी सोल्यूशन पे डालते हैं, कोई सोल्यूशन, कोई बिलियन है, अगर ये बिलियन सीधी तरफ घुमा देता है लाइट को, मान लिया ऐसे कंपन थे, अगर ये कंपन ऐसे सीधी तरफ घूम गए तो इसे कहते हैं डी फॉर्म या डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और अगर ये कंपन उल्टी तरफ घूम जाते हैं तो उसे एल फॉर्म या लीबो रोटेटरी कहते हैं। और ये डी और एल एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं। बे कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज्ड को घुमाने, जो भैया छनी हुई लाइट आई उसे घुमाने की जो प्रवृत्ति रखेंगे वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहलाएंगे। 2 प्रकार के होंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी जो लाइट को क्लॉकवाइज यानी सीधी तरफ घुमा देंगे, लीवो रोटेटरी यानी जो लाइट को उल्टी तरफ यानी एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे। डी और एल फॉर्म एक दूसरे से ऑप्टिकली आइसोमर्स कहलाते हैं और ये एक दूसरे की मिरर इमेज बनाते हैं, एक दूसरे के उल्टे की। भैया एक अगर ऐसा है तो दूसरा ऐसा होगा, एक डी एक एल, एक दूसरे का उल्टा, एक दाईं तरफ घुमा रहा है, एक बाईं तरफ घुमा रहा, जैसे हम खड़े शीशे में देखें तो हम अपने उल्टे दिखाई देंगे। तो इस तरीके से ये लोग ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं भैया, ठीक है। दूसरी होती है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। समझो, स्ट्रक्चरल वाले के 5 थे, स्टीरियो वाले के 2 हैं। एक ऑप्टिकल जो प्रकाश को घुमा देगा वो ऑप्टिकल होगा, ठीक है। दूसरा ज्योमेट्रिकल होगा। ज्योमेट्रिकल मतलब ज्यामिति ही होती है, सभी को पता है भैया, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या किया, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। सर जी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? लो समझो भैया, जो भी भैया लिगैंड जुड़ रहे हैं, हमने कहा एफिसियन का होल ऑफ 6, तो यहां पर भैया Fe से कितने सीएन जुड़े हुए हैं? 6 सीएन जुड़े हुए हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। समझना मेरे भाई, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो अगर भैया कहीं पे 4 लोग जुड़े हुए हैं लिगैंड, तो वहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा। तो इन कॉम्प्लेक्सेस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म 2 प्रकार से बनती है। सुनो भैया, जो 4 लोग हैं वो 2 तरीके से जुड़ सकते हैं। पहला तो ऐसे जुड़ सकते हैं, इस आकृति को टेट्राहेड्रल कहते हैं कि भैया बीच में एक धातु यानी CMA आ जाएगा, लिगैंड L L L L चारों तरफ लिगैंड आ जाएंगे और इस तरीके का एक आकृति बन जाएगी जिसे हम लोग क्या कहेंगे? टेट्राहेड्रल या समचतुष्फलकीय, ठीक। इसमें मेरे भाई आइसोमेरिज्म नहीं शो होगी, तो किस में शो होगी? दूसरा तरीका यह है भैया कि बीच में कौन आ जाएगा? CMA यानी मेटल आ जाएगा, चारों तरफ लिगैंड आ जाएंगे। इसे देखो स्क्वायर बन गया है एक, तो इसे कहते हैं स्क्वायर प्लेनर। क्या कहते हैं? स्क्वायर प्लेनर। तो हमने लिख दिया टेट्राहेड्रल वाली आकृति में सभी लिगैंड सेम दूरी पे होते हैं। टेट्राहेड्रल का मतलब क्या? बीच में कार्बन, यहां पे एक लिगैंड, यहां पे लिगैंड, यहां पे लिगैंड, यहां पे लिगैंड, सब सेम डिस्टेंस पे। सेम डिस्टेंस पे है तो आइसोमेरिज्म का कोई काम नहीं। स्क्वायर प्लेनर में काम चलेगा। कैसे चलेगा? तो भैया सेम डिस्टेंस पर प्रेजेंट होते हैं, अतः इनमें सिस और ट्रांस प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं होते। सिस और ट्रांस क्या होता है यही आपको समझाएंगे स्क्वायर प्लेनर में, समझो। और यह ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाते, लेकिन जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। कैसे शो करेंगे? जैसे Ma2, समझना भैया, Ma2B2 टाइप क्या होता है ये जरा समझना। जैसे हमने M माने मेटल, कोई भी मेटल होगी तो Pt एक मेटल हो गई। A2 का मतलब क्या है? कुछ ले लो तो NH3 2 बार ले लिया। B2 का मतलब क्या है? Cl2 2 बार ले लिया, यानी 2 लिगैंड 2 होंगे और एक मेटल होगी भैया, ठीक। Pt कहां आ गया? देखो बीच में आ गया, ठीक।
दो NH3 हैं, देखो 2 NH3 आ गए, 2 Cl है, देखो 2 Cl आ गए। इस स्ट्रक्चर को ऐसे भी बना सकते हो कि NH3 हमने यहीं लिखा रहने दिया, एक Cl इधर लिख लिया, NH3 उधर लिख दिया, Cl इधर लिख दिया, NH3 उधर लिख दिया। अब आप ध्यान से देखो, NH3 एक साइड है, Cl एक साइड है, तो ये सिस फॉर्म कहलाएगी, ठीक, सिस आइसोमेरिज्म है। और यहां पर NH3Cl अलग अलग साइड होगा, तो अगर एक ही साइड आएगा तो वो सिस फॉर्म कहलाएगी, अलग अलग साइड आएगा तो वो ट्रांस फॉर्म कहलाएगी भैया, ठीक है। इसी तरीके से एक और तरीके से दिखता है कि Ma2Bc, यानी एक कोई मेटल होगा जैसे प्लेटिनम, A2 एक लिगेंड 2 बार लेना है तो NH3 ले लिया 2 बार, B और C अलग अलग है तो B की जगह पे Cl ले लिया, C की जगह पे Br ले लिया। ये भी दिखा देगा कि Pt आ गया, दोनों NH3 आ गए, Cl Br अलग अलग आ गया। एक ही साइड NH3 है तो ये सिस फॉर्म कहलाएगा, अलग अलग साइड में NH3 होगा भैया, कुछ अलग अलग आ गया तो ये ट्रांस फॉर्म कहलाएगा। तो इस तरीके से मेरे भाई आइसोमेरिज्म काम करती है। तो अगर हम लोग आज के काफी बहुत बड़ा बनना ही क्लास हो जाएगा, इतना ही रखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम लोगों ने लिगैंड की बात करी है, ये थोड़ा सा कठिन क्लास है इसलिए इसमें ज्यादा टॉपिक सब नहीं घुसड़ रहे हैं। लिगैंड क्या होता है बताओ? लिगैंड वो होते हैं जो अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देकर CMA से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेते हैं, लिगैंड कहलाते हैं। अगर वो सिर्फ क्या करते हैं, मोनोडेंटेट, अगर वो केवल एक लोन पेयर देते हैं तो मोनो, 2 देते हैं तो बाई, 2 से ज्यादा देते हैं तो पॉली, और भैया दे एक ही लोन पेयर रहे हैं लेकिन डोनर एटम एक से ज्यादा है तो उसे एम्बीडेंटेट लिगैंड हम लोग कहते हैं। आइसोमेरिज्म की बात करें तो आइसोमेरिज्म 2 प्रकार की होती है, एक स्ट्रक्चरल होती है, एक स्टीरियो होती है। स्ट्रक्चरल वाली 5 तरीके की होती है। आयोनाइजेशन में आयन इधर उधर हो जाएंगे, हाइड्रेट में H2O जल के अणु इधर उधर हो जाएंगे। लिंकेज में क्या होगा भैया, लिंकेज में आपस में जो एम्बीडेंटेड वाला लिगैंड होगा जिसमें भैया एक से ज्यादा डोनर एटम होते हैं वो पाया जाएगा, ठीक है। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में क्या होगा, जो लिगैंड होंगे वो पूरे आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे और दोनों पूरे ब्रैकेट वाले कॉम्प्लेक्स होंगे भाई। कोऑर्डिनेशन पोजीशन क्या होगा भैया, ये उनमें पाई जाएगी जिनमें ब्रिज्ड स्ट्रक्चर पाया जाता है भाई, ठीक है। दूसरी स्टीरियो होगी, स्टीरियो में क्या होगा, स्टीरियो में एक ऑप्टिकल होती है और दूसरी कौन सी होती है, ज्योमेट्रिकल होती है। ऑप्टिकल क्या होगा, जो छने हुए प्रकाश को दाईं या बाईं तरफ घुमा देगा वो डी फॉर्म या एल फॉर्म कहलाएगा। ये दोनों एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर कहलाएंगे। उसके बाद अगर हम लोग बात करें दूसरा वाला ज्योमेट्रिकल, तो ज्योमेट्रिकल जो CN बराबर 4 है, CN बराबर 4 मतलब जिसमें लिगेंड 4 जुड़ सकते हैं, उसके एग्जाम्पल से हमने समझाया है कि भैया 4 वाला टेट्राहेड्रल भी बना सकता है, स्क्वायर प्लेनर भी बना सकता है। टेट्राहेड्रल ये वाली जो आइसोमेरिज्म है वो नहीं शो करता है, स्क्वायर वाला शो करता है। अगर एक ही साइड में लिगैंड आ रहे हैं तो वो सिस फॉर्म कहलाएगी, अलग अलग साइड में आ रहा है तो वो ट्रांसफॉर्म कहलाएगी। सुनो, कीलेट को अगर आप गूगल पे सर्च करोगे, कीलेट मीनिंग इन हिंदी, तो कीलेट का मतलब होता है पंजा, जकड़ लेना किसी चीज को, कीलेट कहलाता है। तो उसी तरीके से जब CMA क्या होता है आपको बता चुके हैं कि मेरे भाई इस तरीके से K4 Fe CN का होल ऑफ 6, इसमें जो बाहर चल रहा होता था ये क्या कहलाता था, सिंपल आयन कहलाता था। जो ब्रैकेट के अंदर चलते थे ये क्या कहलाते थे, लिगैंड कहलाते थे। जो यहां लिखा होता था सेंटर में, उसे सेंट्रल मेटल एटम यानी CMA कहा करते थे। तो भैया अब होगा क्या, जरा ये समझो, हमने वही लिख दिया है। साइक्लिक स्ट्रक्चर्स के लिए कीलेट शब्द का यूज करते हैं। साइक्लिक का मतलब चक्र के रूप में, पंजे के रूप में, जकड़ा हुआ चारों तरफ से, कीलेट शब्द का इस्तेमाल किया करते हैं जो CMA एवं मॉलिक्यूल्स के साथ 2 या 2 से अधिक स्थानों पर जुड़ने से बनता है। समझाते हैं आपको कि किस तरीके से कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे जो CMA से जुड़ जाएंगे और CMA से जुड़ेंगे तो कुछ चक्र टाइप बनेगा, कुछ पंजा टाइप बनेगा, कुछ साइकिल टाइप बनेगा और उसी को हम लोग कह देंगे कीलेट। जैसे मेरे भाई यहां पर हमने एक एग्जांपल लिखा हुआ, जरा देखो यहां पे, ये क्या है, CH2NH2 CH2NH2, ये कौन बीच में लिखा हुआ है, सेंटर में है, तो ये क्या है, CMA है। देखो मेरे भाई, इससे ये वाला मॉलिक्यूल जुड़ गया, इससे ये वाला मॉलिक्यूल जुड़ गया, और जब ये दोनों मॉलिक्यूल जुड़ गए तो आपको एक साइकिल की तरह स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा मेरे भाई, ठीक है। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर्स को हम लोग कीलेट्स कहते हैं। टोटल इसके ऊपर कितने पॉजिटिव हैं, 2 पॉजिटिव हैं भाई, ठीक है। ये सर जी क्या है, ये ऐसे करके एरो क्या बन रहा है, तो इस एरो को कहते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। एरो को क्या कहते हैं, उपसह संयोजक या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कहते हैं भाई, ठीक है। और कैसे ये होता, ये बॉन्ड बनता कैसे है, नाइट्रोजन का नंबर होता है 7, नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, 3 से ये साझेदारी कर लेता है। देखो 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 में से 2 तो हाइड्रोजन से साझेदारी कर ली, 1 ये कर ली, 5 में से 3 से ये साझेदारी कर लेता है, 2 इलेक्ट्रॉन फालतू बच जाते हैं जो ये किसी को भी उधार दे देता है। इस तरीके से बनता है ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड भाई, ठीक। तो इस तरीके से सामने आपको कीलेट्स बने हुए दिखाई दे रहे हैं भाई, ठीक है।
इनकी प्रॉपर्टीज की बात करें, गुण कौन कौन से हैं, तो ये मोर स्टेबल होते हैं, यानी ज्यादा स्थायी होते हैं। क्यों स्थायी होते हैं? क्योंकि चारों तरफ से जुड़े हुए हैं, तो जब जुड़े हुए हैं तो स्थायी तो होंगे ही। एक तरफ क्या है, कोई आदमी ऐसे ही घूम रहा अंधाधुंध भाई, ठीक है, और एक तरफ क्या है, 4-5 तरफ से बंधा हुआ है वो, तो जाहिर सी बात है ज्यादा स्टेबल होगा। तथा इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। मेल्टिंग पॉइंट मतलब गलनांक, गलते कितने पे, तो आराम से ये गल जाएंगे भाई, ठीक है। ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स क्या होता है, जिसमें कार्बन होता है, जैसे ईथर हो गया। ईथर का मतलब क्या, मान लिया C2H5 और C2H5 डाई एथिल ईथर ले लिया, ईथर है, एसीटोन है, इस तरीके के जितने भी हैं उनमें ये आराम से घुल जाते हैं कीलेट्स। इनमें मेटल एटम पर चार्ज प्रेजेंट होता है तथा ग्रुप्स इनसे जुड़े होते हैं। जैसे ये देखो अपना जो मेटल एटम है Cu, इसके ऊपर कितने पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव है, तो मेटल एटम के ऊपर चार्ज प्रेजेंट होता है और इसी से क्या जुड़े होते हैं मेरे भाई, ये देखो इसी से क्या ग्रुप्स जुड़े हुए होते हैं। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है भाई, ठीक है। क्लासिफिकेशन की बात करें तो भैया बाइडेंटेट, पॉलीडेंटेट, कई तरीके के ये होते हैं, लेकिन अपने सिलेबस के अंदर केवल एक बाइडेंटेट है, तो हम आपको बाइडेंटेट लिखवाए दे रहे हैं। पेपर में ये शॉर्ट में आ सकता है कीलेट्स, और अगर आता है कि कीलेट्स क्या है, कीलेशन क्या है, इस प्रोसेस को कीलेशन कह देते हैं, सीधी सी बात है। तो इसका क्लासिफिकेशन तो नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ उसके बारे में अगर पूछता है तो जो आपके सिलेबस में है वो हम आपको करा दे रहे हैं भाई, ठीक है। क्लासिफिकेशन क्या, लिगेंड्स के द्वारा सीएमए के साथ बने बॉन्ड्स के आधार पर इनका क्लासिफिकेशन कराते हैं। लिगेंड्स हम आपको बता चुके हैं कि लिगेंड्स जुड़े हुए होते हैं, सीएमए से जो ब्रैकेट में लिखे वही तो लिगेंड्स थे भाई, ठीक है। तो पहला होता है, जिसे हमने एक उदाहरण लिख दिया क्लासिफिकेशन के अंदर, बाइडेंटेड, या उसी को टू टूथेड कहते हैं। टूथ मतलब क्या होता है, दांत की बात करी जा रही, दो आदमी आके जुड़ेंगे, सीधी सी बात है, दो तरीके से जुड़ेंगे, ठीक है। हमने आपको बता चुके हैं लिगेंड वाली वीडियो में मोनोडेंटेट क्या होता है, जो एक लोन पेयर डोनेट करता है, मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, पॉलीडेंटेट, सब आपको बता चुके हैं भाई, ठीक है। जिसमें डोनर एटम मतलब 1-2 से ज्यादा हुआ करते थे, उन्हें पॉलीडेंटेट कह दिया करते थे, इस तरीके से। तो बाइडेंटेट में मेरे भाई क्या होगा जरा देखना, इसमें लिगेंड 2 बॉन्ड्स बनाने के लिए कैपेबल होता है, नाम ही है उसका बाइडेंटेट। तो लिगेंड क्या करेगा, 2 बॉन्ड बना सकता है। इन लिगेंड्स की 3 पॉसिबिलिटीज हैं, तो इन लिगेंड्स की 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अब कैसे पॉसिबिलिटीज होंगी उन्हें समझिए भाई, ठीक है। अभी हमने आपसे क्या कहा कि भाई बाइडेंटेट है, बाइडेंटेट का मतलब होता है कि 2 बॉन्ड बना सकता है भाई, ठीक है। लेकिन 2 बॉन्ड कैसे बनाएगा, तो भैया मान लिया कि दोनों एसिडिक ग्रुप है, जो डेंटेट जो लिगेंड हम लोग ले रहे हैं वो उसमें दोनों एसिडिक ग्रुप है। कैसे भाई, जैसे ऑक्सैलिक एसिड ले लिया भाई, ठीक, COOH इसका फार्मूला होता है, ठीक। अब देखो भैया इनके पास भी H है और इनके पास भी H है, दोनों अपना अपना H दे देंगे। जब दोनों अपना अपना H दे देंगे तो भैया ये इनके पास जगह खाली होगी, ये बना लेंगे बॉन्ड। इन्होंने बनाया बॉन्ड प्लेटिनम के साथ में, जैसा प्रोसेस इधर है सेम प्रोसेस इधर भी होगा, पूरे के ऊपर 2 निगेटिव आ जाएंगे भाई, ठीक है। और ये एक कीलेट रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। सेम उसी तरीके से दोनों एसिडिक ना लेके अगर हम एक एसिडिक ले लें और एक कैसा ले लें, कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप ले लें। कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप क्या होता है, जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है, जो अपना इलेक्ट्रॉन देने की जुगाड़ में नहीं, सीधे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उधार दे देता है। कैसे मेरे भाई, इनके पास तो H है आपकी, ये एसिडिक वाले हैं तो ये तो H हटाएंगे और बॉन्ड बनाएंगे, लेकिन इनके पास H नहीं हटाएंगे, कहेंगे मेरे पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं भैया लोन पेयर देने के लिए, तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा मेरे भाई। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये देखो सेम जैसा यहां लिखा हुआ है वैसा ही सेम उधर लिखा हुआ है। यहां पर मेरे भाई वो 2 निगेटिव खत्म हो गए, क्योंकि इस बार क्या हुआ, कॉपर को उधार भी मिलना स्टार्ट हो गया है। सिर्फ इन्हें साझेदारी नहीं करनी पड़ी है भाई, तो इन्होंने 2 दे दिए, इन्होंने 2 दे दिए, इनका काम चल गया भाई, ठीक है। उसके बाद अगर दोनों कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप ले लें तब क्या होगा, आपकी ऊपर भी NH2 है नीचे भी NH2 है, तो अब की इनकी और चांदी हो गई, 2 आदमी और बढ़ गए तो डबल पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये देखो मेरे भाई क्या है, एथिलीन डाइअमीन इसका नाम है। यहां भी नाइट्रोजन है, यहां भी नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन ने इन्हें 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, इसने भी 2 दे दिए, इसे इनने दे दिए, इनने दे दिए, इस तरीके से जैसे इधर लिखा हुआ है भाई CH2 NH2 CH2 NH2, ये देखो ऐसे ही CH2 NH2 CH2 NH2, जो इधर लिखा है वही सेम उधर लिखा हुआ है, पूरे के ऊपर 2 पॉजिटिव आ जाएगा और ये कहलाएगा कीलेट रिंग भाई, ठीक है। अगर इसके उपयोग की बात करें तो एनालिटिकल केमिस्ट्री, जहां पे एनालिसिस होती है, चीजों के बारे में पढ़ाई करी जाती है, पता करा जाता है, वहां इस्तेमाल करते हैं। वाटर सॉफ्टनिंग, वाटर सॉफ्टनिंग क्या होता है, पानी 2 तरीके का होता है भैया, एक हार्ड वाटर, एक सॉफ्ट वाटर, कठोर जल, मृदु जल। जो साबुन के साथ में झाग दे देता है
उसे हम लोग कह देते हैं सॉफ्ट वाटर, मृदु जल कह देते हैं। तो पानी को मृदु करने में इस्तेमाल करते हैं। फूड प्रिजर्वेशन यानी खाने को सुरक्षित रखने में करा जाता है। यूज्ड इन मेडिसिन एंड डाइंग यानी कुल मिला के औषधि वाले जो चिकित्सा के क्षेत्र है उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आपने क्या समझा मेरे भाई, हम लोगों का टॉपिक क्या है, कीलेट्स है। कीलेट्स का मतलब क्या होता है, एक पंजा टाइप होता है, एक स्ट्रक्चर टाइप होता है। जब लोग आएंगे सीएमए से जुड़ेंगे मॉलिक्यूल्स तो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा जिसे हम लोग कीलेट्स कह देंगे। कीलेट्स के अंदर क्या हो जाएगा भैया, कुछ प्रॉपर्टीज हो जाएंगे, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, स्टेबल ज्यादा होंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में घुल जाएंगे, सीएमए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। उसके बाद इसके क्लासिफिकेशन में हमने सिर्फ बाइडेंटेट वाला पढ़ा। बाइडेंटेट का मतलब दो इनके पास बॉन्ड बनाने की जगह होगी। अब वो दो बॉन्ड बनाने वाले कौन है उस पर डिपेंड करेगा। वो दोनों एसिडिक हो सकते हैं, जैसे हमने COOH ले लिया, या फिर एक एसिडिक, ये देखो H हटा दिया, एक एसिडिक और एक कोऑर्डिनेटिंग हो सकता है, तो COOH नीचे NH2 ले लिया। ऐसे ही दोनों भी कोऑर्डिनेटिंग हो सकते हैं, CH2NH2 जहां पे N है नाइट्रोजन का नंबर होता है 7, बाहरी 5, 3 साझेदारी करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इनके पास रहते हैं कि ये किसी से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकें, उसे उधार दे सकें। इस तरीके से सिनेरियो चलता है। और रह गई इनकी एप्लीकेशंस की बात, तो जो एनालिटिकल केमिस्ट्री है, मेडिकल केमिस्ट्री है, ठीक है, उसके अलावा वाटर सॉफ्टनिंग है, फूड वगैरह प्रिजर्वेशन में इसका इस्तेमाल करा जाता है। तो अभी 2 चीजें पेपर में बहुत बार आई हुई हैं। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, कई लोग तो बोल ही नहीं पाएंगे, उनके मुंह में फंस जाएगा, पता नहीं क्या करेंगे वो। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या बोलोगे, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हिंदी में कहते हैं चुंबकीय सुग्राहिता। सुग्राहिता का मतलब दक्षता, काम करने की क्षमता। कहते नहीं बहू हमारी गृह कार्यों में दक्ष है, यानी अच्छा काम कर रही होगी बहू तो गृह कार्यों में दक्ष हो गई, दक्षता ज्यादा हो गई, ससेप्टिबिलिटी ज्यादा हो गई, सुग्राहिता ज्यादा हो गई। सरल भाषा में कहें तो भैया मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है। मैग्नेटिक का मतलब होता है चुंबकीय, और चुंबकीय का मतलब चुंबक, और चुंबक का मतलब भैया चुंबक का क्या मतलब होता है यार, चुंबक का मतलब होता है लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ खींचना, यही तो मैग्नेट होता है ना। तो कितनी जल्दी मैग्नेटाइजेशन पावर आएगी, कितनी ज्यादा हो जाएगी, यही मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है। सर जी सर आप तो खुद ही फंस गए, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है भाई। टंग ट्विस्टर टाइप वाले शब्द होते हैं, अपने दोस्तों से पापा मम्मी से कहो, बोल के दिखाओ, बताओ किसी सब्सटेंस की वह प्रॉपर्टी, किसी सब्सटेंस की वह प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, जिससे यह प्रदर्शित होता है, जिससे यह दिखाई दे कि उस सब्सटेंस को कितनी आसानी से मैग्नेटाइज किया जा सकता है, उसकी दक्षता कितनी है, सुग्राहिता कितनी है, ससेप्टिबिलिटी कितनी है कि कितनी आसानी से वो मैग्नेटाइज हो रहा है, क्या कहलाती है, उस सब्सटेंस की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहलाती है। अतः किसी सब्सटेंस की मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजेशन का मतलब चुंबकीय, इंटेंसिटी मतलब तीव्रता, यानी कितनी तीव्रता है, कितनी इंटेंसिटी है, कितनी तेजी से वो चुंबकीय हो रहा है भाई, उसे हम लोगों ने क्या लिख दिया, तीव्रता को m से, और सब्सटेंस पर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, और जो मैग्नेटिक फील्ड लगाई जा रही है जिससे वो चुंबकीय हो जाए, उस मैग्नेटिक फील्ड को क्या लिख लिया, h से लिख लिया, के रेशियो को हम लोग मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। यहां पर एक अजीब टाइप का चील बिलौवा हमने बना दिया है। ये चील बिलौवा क्या है भैया, ये चील बिलौवा को काई पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, काई, ऐसे करके बनाते हैं, इसे पढ़ते हैं काई, m से लिख दिया, क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी किसके बराबर है कि कितनी तेजी से वो मैग्नेटाइज हो रहा है, यानी उसकी तीव्रता क्या है, और उसे मैग्नेटाइज करने के लिए कितनी इंटेंसिटी की मैग्नेटिक फील्ड लगाई गई है, उसे h से लिख रहे हैं, b से भी लिख सकते हो। इन दोनों के रेशियो को ही हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी भैया, ठीक है। क्या मतलब है, सरल भाषा में आपको समझाते हैं कि कोई व्यक्ति है वो एक्टिव नहीं है भाई, ठीक है, जब वो एक्टिव नहीं है तो उसका भैया जो सुग्राहिता है बहुत कम होगी। लेकिन हमने क्या कहा, जामवंत के बचन सुहाए सुनी हनुमंत हरसि अति भाए, यानी जैसे ही जामवंत जी ने समझाया हनुमान जी को कि भैया बहुत शक्ति है तुम में, कवन सो काज कठिन जगमाई, जो नहीं होए तात तुम पाई, हनुमान जी फटाफट, मतलब सुग्राहिता बहुत ज्यादा, फटाफट से उड़े और पहुंच गए लंका के लिए मेरे भाई। तो जो जामवंत जी शक्ति लगा रहे हैं वो h है, और जो उनकी पावर है कि वो फटाफट से याद करके शक्ति को उड़ के जा रहे हैं वो m है। दोनों का जो रेशियो है वही क्या है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है। बात खत्म हो गई मेरे भाई, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। उसके बाद क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट। मूवमेंट क्या होता है भैया, मूवमेंट का मतलब हिंदी में आघूर्ण होता है, और जहां कहीं भी आघूर्ण शब्द आ जाए इसका मतलब होता है घूमना। जैसे बलाघूर्ण क्या करता है, किसी भी चीज को घुमा देता है, चाहे पृथ्वी घूम रही हो और चाहे पंखा घूम रहा हो, घूम रहा है इसका मतलब वहां पर आघूर्ण काम कर रहा है। तो भैया जितने भी देखो दुनिया में जितनी
भी चीजें होती सब काहे से मिलकर बनी होती है? एटम से, परमाणु से। और परमाणु काहे से बना होता है? परमाणु के अंदर प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो भैया जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं चारों तरफ, तो इलेक्ट्रॉन दो तरीके से घूमते हैं। कैसे घूमते हैं? एक तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ घूमते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं। भैया ऐसे ही तो चलेगा यार। परमाणु यानी एटम क्या होता है बताओ? एटम ये होता है, बीच में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और चारों तरफ चक्कर लगा रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन। सीधी सी बात है। तो जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं मतलब घूम रहे हैं, तो यहां पे आघूर्ण आएगा, मोमेंटम आएगा, मोमेंट आएगा मेरे भाई। ठीक है, कैसे आएगा जरा समझो। इलेक्ट्रॉन दो तरीके से घूमते हैं, एक तो चारों तरफ घूमते हैं और एक अपनी एक्सिस पर घूमते हैं। एक अपनी एक्सिस पर घूमते हैं। जैसे देखा होगा पुराने जमाने की जो बुढ़िया टाइप होती है वैसे ही नाचती है, अपनी एक्सिस पे ही घूम घूम के, नाच नाच के। इसका मतलब क्या है? दो तरीके से मोशन हो रहा है भाई। कौन सा? एक स्पिन मोशन है और एक कौन सा है मेरे भाई? एक कौन सा है बताओ? ऑर्बिटल मोशन है। जो चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं वो ऑर्बिटल मोशन है, और अपनी जगह पे ही घूम रहे हैं क्या? स्पिन मोशन है। तो दो तरीके से मेरे भाई बनेगा मूवमेंट। कैसे बनेगा? लो देखो, किसी एटम में इसके इलेक्ट्रॉन के मोशन के कारण, इलेक्ट्रॉन के घूमने के कारण, गति के कारण क्या प्रोड्यूस होता है? मूवमेंट प्रोड्यूस होता है। दो तरीके का होता है। पहला क्या होता है? स्पिन मोशन। स्पिन मतलब इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पर घूमेगा। शक्तिमान देखा, पृथ्वी भी घूमती है, सब कैसे घूमते हैं? अपनी एक्सिस पे घूमते हैं भाई। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पर घूमता है, जिससे स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस होता है। इसके लिए हम लोग क्या इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं? इसके लिए इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे μs बराबर GS अंडर एस एस प्लस 1 इंटू bm। म्यूएस तो समझ गया होगा क्या होगा? स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है जो प्रोड्यूस हो रहा है इलेक्ट्रॉन के एक्सिस पे घूमने के कारण। जीएस का मतलब क्या होता है? जीएस का मतलब होता है ये कांस्टेंट है, रेशियो है, जाइरो मैग्नेटिक रेशियो से बोलते हैं। एस क्या है? एस स्पिन क्वांटम नंबर हो जाएगी, और बीएम को कहते हैं बोहर्स मैग्नेट्रॉन। एक बोहर्स मैग्नेट्रॉन का मान क्या होता है? EH/4πmc। इसमें कौन सी चीज क्या है? ई भैया इलेक्ट्रॉन का आवेश है, दुनिया जानती, 9th क्लास में पढ़ाया जाता है। माइनस का 1.6 गुणा 10 की घात -19 होता है। एच प्लांक नियतांक होता है 6.6 गुणा 10 की घात -34। एम क्या होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। सी क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है, पता ही होगा। दूसरा क्या होगा? ऑर्बिटल मोशन। एक इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पे घूम रहा है और एक फिर वो नाभिक के चारों तरफ भी घूम रहा है, न्यूक्लियस के चारों तरफ भी घूम रहा है, ऑर्बिटल में चक्कर लगा रहा, तो ऑर्बिटल मोशन के कारण भी मूवमेंट प्रोड्यूस होगा। तो जिससे ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस होता है, इसे कहा लिख देंगे म्यू एल से लिख देंगे। वो म्यू एस था स्पिन के लिए, ये ऑर्बिटल है तो म्यू एल से लिख दिया। म्यू एल बराबर जीएल अंडर रूट एल एल प्लस इंटू वीएम हो जाएगा। क्वेश्चन भाई है, यहां पे एस एस था तो स्पिन वाला था, एल एल कर दिया तो ऑर्बिटल वाला हो गया। बाकी सारी कंडीशनें सेम रहेंगी। उसके बाद क्या किया? अगर किसी इलेक्ट्रॉन के टोटल मैग्नेटिक मोमेंट को निकालें तो कैसे निकलेगा? टोटल मैग्नेटिक मोमेंट दोनों को जोड़ देंगे, म्यू एस प्लस म्यू एल टोटल किसके बराबर हो जाएगा? म्यू जे के बराबर हो जाएगा। जो जीएस होता है जायरो मैग्नेटिक रेशियो, वो जीएस का मान 2.0023 के बराबर होता है। जीएल का मान लगभग 1.00 समथिंग होता है। आफ्टर सॉल्विंग, जब सब कुछ सॉल्व कर लेते हैं तो आता है म्यू जे बराबर जीजे अंडर रूट जे जे प्लस 1 इंटू बीएम। यानी कुल मिला के जब एस की बात करी तो यहां एस चल रहा था, एल की बात करी तो एल चल रहा था, दोनों को मिला दिया तो जे बन गया मेरा भाई। सीधी सी बात है, ठीक है। तो इस तरीके से मैग्नेटिक मोमेंट निकाला जाता है। मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब आघूर्ण, और मोमेंट का मतलब ही होता है कोई चीज घूम रही है। तो क्या घूम रहा है? एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, अपनी एक्सिस पे भी घूम रहा है और न्यूक्लियस के चारों तरफ भी घूम रहा है। अगर एक्सिस पे घूम रहा है तो स्पिन मोशन कर रहा है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा। चारों तरफ घूम रहा है तो ऑर्बिटल मोशन कर रहा है तो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा। और इस तरीके से टोटल निकाल लेंगे मेरे भाई। टोटल मैग्नेटिक मोमेंट को जे से लिख लेंगे और म्यू जे बराबर, ये हमने फाइनल इक्वेशन निकाल दी। क्या निकल के आई भैया? अंडर रूट के अंदर लिख दिया जे जे प्लस 1 इंटू बीएम भाई, ठीक है। तो इस तरीके से मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और मैग्नेटिक मोमेंट ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था और बार बार कमेंट किया कि सर इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ TiH2O का होल ऑफ 6, होल ऑफ ट्रिपल पॉजिटिव का आपको इलेक्ट्रॉनिक जो कन्फिग्रेशन है वो किस तरीके से बनेगा, किस तरीके से इसका स्पेक्ट्रम शो होगा, किस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा, वो सारी चीजें डिटेल में आपको समझाएंगे। पेपर के अंदर मेरे भाई ये 7.5 नंबर में आपको मिल सकता है, यानी एक लॉन्ग का टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी वगैरह सब कुछ हम पहले से ही पढ़ा चुके हैं, तो आपको एक बेसिक नॉलेज होगी। और अगर नहीं भी है नॉलेज तो मेरे भाई इस पूरे क्लास को देखने के बाद आपको ओवरऑल ये तो समझ में आ ही जाएगा। देखो भाई, अभी तुम लोग 3rd सेमेस्टर में हो या जिस भी सेमेस्टर में आप इसे देख रहे हो,
MJPRU में ये 3rd सेमेस्टर में, ठीक भाई। तो सबसे पहले आप ये देखो, ये जो TiH2O का होल ऑफ 6 ट्रिपल पॉजिटिव है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक हिस्सा है। हमने आपको बताया था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किस तरीके होता है। मान लीजिए ऐसे होता था K4FeCN का होल ऑफ 6, अगर यहां से ये प्लस वाला हिस्सा हटा दोगे तो जाहिर सी बात है यहां माइनस वाला हिस्सा आ जाएगा, यानी ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक हिस्सा है मेरे भाई, ठीक है। अब किस तरीके से चीजें होंगी उसे ध्यान से समझना। देखो भाई, इसमें जो H2O है ये तो है बाबा। H2O मतलब उदासीन, पानी के ऊपर ना तो प्लस होता है ना ही माइनस होता है, यानी ये न्यूट्रल लिगैंड है, यानी ये उदासीन लिगैंड है। तो जब इसके ऊपर कुछ है ही नहीं तो इसका मतलब ये जो 3 प्लस दिख रहा है, ये 3 प्लस किसके हैं? इसके हैं। एक बार याद रखना, हर बार जो ऊपर दिख रहे होंगे वो इसके नहीं होंगे। मान लिया यहाँ कोई प्लस वाला होता तब एक चीज पलट जाती, मतलब माइनस वाला होता तब एक चीज अलग हो जाती, लेकिन ये न्यूट्रल है, उदासीन है, और जब उदासीन है ये मेरे भाई तो इसके ऊपर कुछ होगा ही नहीं, और जब कुछ नहीं होगा तो जो 3 प्लस किसके हैं? इसके 3 प्लस हैं। टाइटेनियम का नंबर 22 होता है मेरे भाई, तो हमने क्या करा, टाइटेनियम का नंबर लिखा 22, विन्यास बनाया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d छोड़ा होता है, यानी 3d2 4s2, ये सब आपने विन्यास खूब बनाए होंगे, ठीक। ट्रिपल पॉजिटिव का मतलब क्या है? 2 ये बाहर से चले जाएंगे, 1 यहां से चला जाएगा, तो 3d में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। ध्यान से समझना, जब हमने आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बताई थी तो हमने आपको बताया था किस तरीके से dd स्प्लिटिंग होती है, किस तरीके से जो d ऑर्बिटल है, नहीं बताया, हटाओ भाड़ में कहीं दुनियादारी, यहां समझो। d में मेरे भाई 5 ऑर्बिटल बनते हैं, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल बनते हैं, ठीक है। जब स्प्लिटिंग होती है, स्प्लिटिंग मतलब जब ये टूटते हैं तो 2 लेवल बन जाते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में मेरे भाई, Eg लेवल और T2G लेवल। ध्यान से समझना क्या होता है, कैसे होता है भी बताएंगे, सुनो। तो अब d में मेरे भाई 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो जब 1 ही इलेक्ट्रॉन है तो अब लेवल टूटते कैसे हैं? 2 डब्बे अलग हो जाते हैं, 3 डब्बे अलग हो जाते हैं, एक को कह देते हैं Eg लेवल, एक को कह देते हैं T2G लेवल। तो अब इनके पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 ही इलेक्ट्रॉन मूव कर पाएगा एक लेवल से दूसरे लेवल में। बहुत आराम से समझाएंगे, जरा देखना यहां पे। तो हमने लिखा अतः Ti ट्रिपल पॉजिटिव आयन के d ऑर्बिटल में केवल 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, इसलिए Ti ट्रिपल पॉजिटिव के ग्राउंड स्टेट का स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म 2d होता है। अब सर जी ये 2d आपने काहे के लिए लिख दिया? भैया जरा ध्यान से समझो, हमने यहाँ पे साइड में लिख के भी दिखा दिया, फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं। देखो भाई, लिखने का तरीका क्या होता है, मान लिया अगर आपके पास, हमने क्या लिखा, केवल 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, तो 2d कैसे लिखा हुआ हमने जरा देखना भाई। यहाँ पे d में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। d में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो जब d में 1 इलेक्ट्रॉन है और वो भी क्लॉकवाइज है, मतलब सीधा इलेक्ट्रॉन है, तो जब भैया ये सीधा इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से समझना, जब ये सीधा इलेक्ट्रॉन है तो इसके लिए s की वैल्यू होगी +½ कितनी होगी? +½ s मतलब क्या होता है? स्पिन क्वांटम नंबर, आपको LS कपलिंग में भी पढ़ाया हुआ हमने। स्पिन क्वांटम नंबर s की वैल्यू +1/2 होगी अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो मान होता है -1/2। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मान होता है भैया 2s+1 फार्मूला होता है, 2 रखेंगे, s का मान +1/2 रखेंगे +1, 2 से 2 कटेगा, यानी 1 और 1 कितना? 2 आ जाएगा, तो इसलिए ये 2 लिखा हुआ है। और d ऑर्बिटल के लिए हमने d लिखा हुआ क्योंकि यहां पे देखो ये क्या चल रहा है? 2 चल रहा है, ऐसे करके याद रखना। जब भी कभी 0 होगा तो क्या लिखेंगे? S लिखेंगे, 1 होगा तो क्या लिखेंगे? P लिखेंगे, सब कैपिटल है भाई, ठीक है। और 2 होगा तो क्या लिखेंगे? D लिखेंगे। देखो 2 यहां पे दिख रहा है भाई, तो इस वजह से हमने ये 2 क्या लिखा हुआ ऊपर भैया, इसे कहते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी, जिसे 2s+1 रख के निकाल सकते हैं, जो हमने यहां पर रख दिया। क्लॉकवाइज है तो +1/2 रख दिया, 2 से 2 कट गया, 2 आ गया तो हमने 2 लिख दिया। और भैया अभी हमने आपको बताया 0 के लिए S, 1 के लिए P और 2 के लिए क्या होगा? D होगा, तो यहां पे लिख दिया हमने ऐसे करके D रख दिया भाई, ठीक है। तो 2d इसका जो है वो इलेक्ट्रोस्कोपिक टर्म हो जाएगा, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म। अब क्या होगा भाई, जाहिर सी बात है 1 इलेक्ट्रॉन है, पहले वो ग्राउंड स्टेट में होगा, रेडिएशंस उसे मिलेंगे और वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। तो यही हमने लिखा है, ये पेपर में आपको नहीं लिख के दिखाना, चाहो तो दिखा सकते हो, लेकिन ये हमने आपके समझने के लिए लिख दिया यहाँ पे, ठीक। ग्राउंड स्टेट में सिंगल इलेक्ट्रॉन T2G लेवल को ऑक्युपाई करता है। सर जी ये T2G क्या है, Eg क्या है? भैया ये टर्म है, सिर्फ प्रेजेंट करने का तरीका, इनकी कोई फुल फॉर्म वगैरह नहीं है। अलग अलग लैंग्वेज से हम लोग अलग अलग शॉर्टकट्स ले, जैसे ऐसे करके हम लोग लेते हैं डेटिज होता है, उसी तरीके से अलग अलग सिंबल हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो 2 लेवल, एक T2G लेवल और एक Eg लेवल मेरे भाई, ठीक है। तो हमने क्या लिखा
T2g ऑर्बिटल ऑक्युपाई कर लेगा जब एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, यानी ग्राउंड स्टेट में अभी वो है, फिर उसे मिलेगी एनर्जी, रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट यानी Eg लेवल में चला जाएगा। यानी सबसे पहले एक ही इलेक्ट्रॉन है, ग्राउंड स्टेट में है, T2g लेवल में। ये क्या मतलब है ये भी समझ लो मेरे भाई। मान लिया 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 डब्बे होते हैं, इधर देखो डी ब्लॉक में, यहां दिखाते हैं आपको डायग्राम से। 5 डब्बे होते हैं, 5 में से 3 देखो, 1 2 3 ऑर्बिटल की एनर्जी थोड़ी सी कम है तो T2g लेवल, 2 की थोड़ी ज्यादा तो उसे Eg लेवल बना दिया। जाहिर सी बात है जब एक ही इलेक्ट्रॉन तो पहले कहां आएगा, कम एनर्जी ग्राउंड स्टेट में आएगा, तो इस समय ये T2g लेवल में होगा। अब क्या है भैया, ये ग्राउंड स्टेट, जब इसे एनर्जी मिलेगी तो ये एक्साइटेड हो जाएगा और Eg लेवल में चला जाएगा। तो ये जो डायग्राम बना हुआ ये ग्राउंड स्टेट का है, और ये जो बना हुआ मेरे भाई ये एक्साइटेड स्टेट है। एक्साइटेड स्टेट मतलब अब इसे एनर्जी मिल चुकी है और ये यहां से यहां पहुंच गया। ठीक, तो हमने लिख दिया। इस प्रकार D1 सिस्टम का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम केवल एक बैंड शो करता है, यानी एक ही इलेक्ट्रॉन है जो भी कहां से कहां T2g लेवल से Eg लेवल में चला जाएगा, यानी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। ये देखो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा और एक बैंड हमें प्राप्त होगा। ठीक भाई, इस तरीके से देखिए स्प्लिटिंग होगी, ये 2D है, बीच में इसे बेरी सेंटर बोलते हैं। चाहो तो आप लिख सकते हो, चाहो तो ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। एनर्जी के टर्म में हम इसे दिखा रहे हैं, इसे बोलते हैं मेरे भाई बेरी सेंटर। ठीक है भाई, अब देखो क्या हुआ, दो ये कौन सा लेवल है भैया, T2g लेवल है, ये कौन सा लेवल है, Eg लेवल है, मतलब ये ग्राउंड स्टेट है, ये एक्साइटेड स्टेट है। ठीक है भाई, इस तरीके से मेरे भाई T2g से Eg लेवल में इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है और इस तरीके का इसका ग्राफ प्राप्त होता है। जो हाईएस्ट वैल्यू प्राप्त होती है वो कहां, 20-400 प्रति सेंटीमीटर। प्रति सेंटीमीटर मतलब क्या हो गया, वेवलेंथ हो गई एक तरीके से। तो जब इतनी वेवलेंथ होगी मेरे भाई तो हाईएस्ट पीक वैल्यू हमें प्राप्त होगी, हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा। लेकिन एक और आदमी थे, लिख दिया हमने, TiH2O का होल ऑफ 6 ट्रिपल पॉजिटिव में 20-400 प्रति सेंटीमीटर पर एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होता है, यानी इस समय पे हाईएस्ट एब्जॉर्प्शन आपको मिल जाएगा। तथा 17-400 प्रति सेंटीमीटर पर भी मैक्सिमम होता है। क्यों, क्योंकि एक आदमी, 2 लोग थे, JT, इनका नाम क्या है, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। इन्होंने बताया कि किस तरीके से सारी मतलब ऑर्बिटल्स के लिए चीजें मूव करती हैं, बहुत सारे डिस्कशन किया और उन्होंने कहा उसके बाद जो है जब ये डिस्टॉर्शन होता है तो वैल्यू कम हो जाती है। आप कभी गूगल पर सर्च करके देखना, JT डिस्टॉर्शन सबसे ऊपर ही आ जाएगा। तो इन्होंने कहा इसके चलते कुछ वैल्यू कम हो जाती है। तो कम कितनी हो गई भाई, पहले होनी चाहिए कितनी भाई, 20,300 पे मैक्सिमम मिल रहा था, इन्होंने कहा 17,400 सेंटीमीटर इनवर्स पर भी मैक्सिमम मिल जाएगा। अतः एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम, यानी 20,400 से लेके 17,400 के करीब तक जो है पूरा एक स्पेक्ट्रम है, पूरा एक बैंड मिल रहा है। यानी ये कैसा बैंड होगा, ब्रॉड बैंड स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा। ब्रॉड मतलब चौड़ा, एक काफी लंबा एरिया में मिल गया, इसलिए इसे कहते हैं ब्रॉड बैंड स्पेक्ट्रम भाई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मेरे भाई राइट शॉर्ट नोट्स ऑन LS कपलिंग। LS कपलिंग क्या है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होते हैं। तो भैया जो LS कपलिंग है उस पे आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ लो ये L क्या है और S क्या है, हटाओ थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ इतना याद रखो मेरे भाई कि जब कभी भी, सबको क्या पता, जैसे एक आदमी था डाल्टन ने क्या कहा, दुनिया में जितनी भी चीजें होती हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती, जिन्हें हम लोग एटम यानी परमाणु कहते हैं। उस एटम के अंदर क्या होता है बताओ, उस एटम के अंदर मेरे भाई 2 चीजें होती हैं, एक तो न्यूक्लियस होता है यानी नाभिक, और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं तो भाई इलेक्ट्रॉन 2 तरीके से चक्कर लगाते हैं। एक तो मेरे भाई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, और एक वो अपनी एक्सिस पे घूमते हैं। अपनी एक्सिस, जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ भी घूमती है और अपनी एक्सिस पर भी घूमती है। जैसे अगर हम क्या कहें, एक तो हम ऐसे ही नॉर्मल चक्कर लगाएं, चल 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 मेरे साथी, नॉर्मल। अब हम क्या करें, ऐसे घूम घूम चल चल चल, ऐसे घूमते हुए चक्कर लगाएं। तो पृथ्वी अपनी एक्सिस पे भी घूम रही है और सूर्य के चारों तरफ भी घूम रही मेरे भाई। तो जब वो अपनी एक्सिस पे घूमती है उसे कहते हैं मेरे भाई स्पिन मोशन। क्या कहते हैं, स्पिन मोशन, चक्रण, यानी सीधे घूम रहे हैं या फिर उल्टे घूम रहे हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन या तो सीधा घूमेगा या उल्टा घूमेगा, उसे हम लोग कहते हैं स्पिन मोशन। और जब वो चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, या पृथ्वी चक्कर लगा रही है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, उसे कहते हैं ऑर्बिटल मोशन। क्या कहते हैं, ऑर्बिटल मोशन, क्योंकि भैया वो ऑर्बिटल में चक्कर लगा रहा है। समझ गए आप। तो इस तरीके से 2 तरीके के मोशन होते हैं, एक होता है स्पिन, अपनी जगह पे घूमना, एक होता है ऑर्बिटल मोशन, न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमना मेरे भाई। तो इस तरीके से एक होता है स्पिन मतलब S, ऑर्बिटल को लिखेंगे L से, तो एक होगा L, एक होगा S। LS कपलिंग तो दोनों को मिला देंगे, दोनों को जब मिला देंगे यानी L प्लस R कह दो, या फिर L प्लस S मतलब L प्लस S कह दो, या फिर L माइनस S कह दो। मिलाना है, चाहे जोड़ के मिलाओ, घटा के मिलाओ, कैसे भी मिलाओ। जब दोनों मिल जाएंगे तब हम लोग उसे कह देंगे
एल एस कपलिंग, ठीक है भाई। और एल और एस को मिला के बनाएंगे टोटल क्वांटम नंबर, टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, जिसे हम लोग जे से लिखा करेंगे मेरे भाई, ठीक है। कैसे मिलाएंगे, बहुत आसान है, समझो। तो एल एस कपलिंग को आज के इस वीडियो में ये हमने क्यों लगा दिया, आपको दिखा रहे हैं कि भैया ये सारे पेपर के ही पार्ट है, पेपर में आए हुए हैं मेरे भाई, ठीक। चलो, तो एल एस कपलिंग जो है आप बताते, सबसे पहले एल क्या है, एल है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ऑर्बिटल क्या, आप समझ गया भाई कि न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिटल में चक्कर लगा रहा है, तो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर हो गया। एस क्या है, एस माने स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। स्पिन का क्या मतलब होता है, अपनी एक्सिस पे घूम रहा है, तो सीधा घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, उल्टा घूम रहा है, जैसा भी घूम रहा है, लेकिन अपनी एक्सिस पे घूम रहा है, तो इसे हम लोग कहते हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, ठीक भाई। तो एल और एस के मैग्नेटिक फील्ड में इंटरेक्शन को एल एस कपलिंग कहते हैं। यानी जो एल है, एल मतलब समझ गए आप ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, एस समझ गए आप, एस मतलब स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। जब वो घूमेगा तो दोनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, दोनों में जो इंटरेक्शन होगा, सरल भाषा में कहें मेल मिलाप होएगा, खिच्चू मचेगा, चाहे मेल मिलाप होए, जो भी होगा मेरे भाई, उसे ही हम लोग कह देंगे इंटरेक्शन। इंटरेक्शन बोले तो इंटरेक्शन, जैसे हम और आप इंटरेक्ट कर रहे हैं वीडियो के जरिए 1 to 1, आप हमें स्क्रीन पे देख पा रहे हो, कुछ लोग लैपटॉप में देख रहे होंगे तो वो लैपटॉप के जरिए इंटरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल हम लोग वीडियो के जरिए इंटरेक्ट कर रहे हैं मेरे भाई, समझ गए। तो उसी तरीके से एल और एस जो दोनों होंगे मेरे भाई, उनकी अपनी अपनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, चुंबकीय क्षेत्र होगा सरल भाषा में, तो उनके बीच जो इंटरेक्शन होगा उसे हम लोग कहेंगे मेरे भाई एल एस कपलिंग। क्या कहेंगे, एल एस कपलिंग कहेंगे। और ये लॉन्ग में बनेगा मेरे भाई, 15 नंबर में 2 पे शॉर्ट नोट पूछा, इसका मतलब ये 7.5 से 8 नंबर में आया हुआ है, और आराम से पेपर में आप बना सकते हो, ठीक। तो अब हम एक एक करके बताएंगे, इसी को हम लोग भाई एल एस कपलिंग या फिर रसल साउंडर्स कपलिंग भी कहते हैं। अब भाई जो बताएगा थोड़ा बहुत उसकी इज्जत भी करी जाएगी, उसके बारे में बताया जाएगा, तो रसल साउंडर्स कपलिंग भी इसे कहते हैं भाई, ठीक है। अब देखो, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एल की। एल क्या है, अभी हमने आपको बताया ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। एल है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ये क्या होता है, जब मेरे भाई ऑर्बिटल मोशन होएगा, चक्कर लगेगा, यही लिखा हमने, ऑर्बिटल मोशन के कारण ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस होता है, जिसे हम लोग कहे से एल से डिनोट करते हैं। एल की वैल्यू क्या होती है, एल की वैल्यू 0, 1, 2, 3 इस तरीके से हो सकती है। एक आपने छोटे क्लास में टेबल पढ़ी होगी मेरे भाई, वो टेबल क्या हुआ करती थी, इस तरीके की टेबल होती थी, SPD F 0, 1, 2, 3 कि हमेशा जो एजी मुथल क्वांटम नंबर होती थी उसका मान कैसे निकालते थे भैया, एल का मान, कि एल का मान एस ऑर्बिटल के लिए 0 होता था, पी के लिए 1 होता था, डी के लिए 2 होता था, एफ के लिए 3 होता था। हटाओ, भाड़ में गई टेबल। अभी आप इतना समझो कि एल की जो वैल्यू है वो 1, 2, 3, 4 0, 1, 2, 3 इस तरीके से हो सकती है। तो एल का मान 0 है तो एस ऑर्बिटल 1 है, तो पी 2 है, तो डी, और 3 है तो एफ होगा मेरे भाई, ठीक। यानी कहीं भी अगर एल का मतलब क्या है, अगर एजी मुथल जो क्वांटम नंबर है, ऑर्बिटल जो क्वांटम नंबर है, उसकी वैल्यू अगर आपको कितनी मिल जाती है, 2, इसका मतलब वो क्या होगा, डी ऑर्बिटल होगा मेरे भाई, ठीक। तो हमने बता दिया एल क्या है, एल ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है। फिर हमने बता दिया स्पिन एंगुलर मोमेंटम। स्पिन वाला क्या भैया, या तो वो सीधे घूमेगा, आपने छोटे क्लास से पढ़ रखा कि इलेक्ट्रॉन भैया 2 तरीके से मोशन करता है, या तो सीधे घूमता है क्लॉकवाइज, या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। तो हमने लिखा स्पिन मोशन के कारण स्पिन एंगुलर मोमेंटम प्रोड्यूस होता है, इसे हम लोग एस से डिनोट करते हैं। एस से डिनोट करने का 2 इसके मान हो सकते हैं, प्लस का 1/2 और माइनस का 1/2 मेरे भाई, ठीक है। 2 ही मान होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है, मतलब सीधे घूम रहा है, तो मान होता है प्लस का 1/2, और अगर इलेक्ट्रॉन उल्टा घूम रहा है यानी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो मान होता है माइनस का 1/2 मेरे भाई, ठीक। समझ गए। तो हमने बता दिया एल क्या है, एस क्या। अब हमें कपलिंग करानी है, तो कपलिंग कराने के लिए हम टोटल क्वांटम नंबर निकालेंगे। देखो भैया, तो टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर क्या होती है, इसे हम लोग जे से डिनोट करते हैं, और जे से डिनोट करते समय एल प्लस एस या तो जोड़ दो। मान लिया एल का मान 2 है, मान लिया एस का मान 1 है। एस का मान कैसे निकालेंगे अभी आपको वो भी बताएंगे, और या फिर घटा दिया एल माइनस एस, ठीक। कुछ लोग कहेंगे एस के तो 2 ही मान हो सकते हैं, 1/2 या फिर माइनस का 1/2। ये एग्जाम्पल आपको दिया है कि मान लिया मान 2 है, मान लिया मान 1 है, तो किस तरीके से आप जोड़ोगे घटाओगे। ये एक्चुअल में एस क्वांटम नंबर नहीं है, एस फॉर स्पिन क्वांटम नंबर, और ये क्या है, ये उसका ऑर्बिटल मूवमेंट है मेरे भाई। तो इसे निकालने के लिए मल्टीप्लिसिटी यानी 2s+1 फार्मूला लगाना पड़ेगा। कैसे लगेगा अभी हम आपको बताएंगे, सुनो। तो l प्लस अगर निकालोगे तो ऐसे आएगा, जो l प्लस एस या l माइनस एस है, यही j का मान है। तो हमने यहाँ पे लिखा j इज कॉल्ड टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। अब पेपर में एल एस कपलिंग अगर आई, ठीक, तो आपको कपलिंग के साथ साथ या तो D1 से पूछ लेगा या D2 पूछ लेगा। इस लेवल पे आपको एक एग्जाम्पल लिख के बताना, वरना 7.5 नंबर नहीं मिलेंगे। तो हम मानेंगे कि भैया हम D1 ऑर्बिटल के लिए निकाल के दिखाएंगे। तो कैसे निकाल के दिखाएंगे, देखो, रिजल्टेंट एंड सिंबल, यानी जो एल का सिंबल है वो हमने क्या लिखा, 2D लिखा। क्यों लिखा समझो, अब ध्यान से समझना भैया। अभी हमने आपको टेबल बताई, टेबल क्या है बताओ, एस
P D F 0 1 2 3 ऐसे करके चलता है। तो जब कभी भी L का मान होता है 2, यहां पर मेरे भाई 5 डब्बे बनेंगे d ऑर्बिटल में ऐसे करके 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ऐसे। अब बताओ इसके लिए m का मान कैसे निकालते हैं, बताओ। पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा यहाँ, और बताओ d का मान कितना होगा 2, तो ऐसे करके आएगा +2 +1 0 -1 -2 इस तरीके से चलता है। पहले वाले के लिए कितना मान है देखो 2 है, तो यहाँ पे हमने कितना लिख दिया 2d लिख दिया, क्योंकि d ऑर्बिटल अपना चल रहा है मेरे भाई। 2 मान किसके लिए होता है, d के लिए होता है। कुछ लोग कहेंगे सर जी ये तो बहुत कठिन है, तो भैया D1 के लिए फिर याद कर लेना कि भैया जो सिंबल है वो कितना होगा 2D होगा। फिलहाल याद करने में भरोसा आप नहीं रखते हैं, मेरा मानना तो कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। खैर फिर n की वैल्यू कितनी है 1, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कितना है 1 है, तो n की वैल्यू हो गई 1। उसके बाद s का मान कैसे निकालते हैं, n/2 करके निकालते हैं। तो n का मान 1 रख दिया, s का मान कितना आ गया 1/2 आ गया, और इस s के मान को रख देंगे मल्टीप्लिसिटी में जो फार्मूला होता है 2s + 1। जब 2s + 1 यहाँ रख देंगे तो 2 आ जाएगा, s का मान 1/2 आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। जब 2 हो गया तो फिर हम निकालेंगे J बराबर L + S। L का मान हमने कितना निकाला मल्टीप्लिसिटी यानी 2 निकाला, तो 2 रख दिया। S का मान कितना है 1/2 है, S का मान कितना है 1/2, ये देखो ये निकाला n/2 से सर, ठीक है। J का मान कितना है मेरे भाई, फिर वैसे रख दिया 2 माइनस का 1/2। तो 2 मान अपने पास आ गया, या तो 5/2 आ गया या फिर कितना आ गया 3/2 आ गया, ठीक। फिर लिखने का इन्हें तरीका होता है, ऐसे करके लिखेंगे जो पॉसिबल टर्म्स हो सकते हैं, यानी इनसे कौन कौन से टर्म्स हमें मिल सकते हैं। आपने सुन रखा है छोटे क्लास में हम लोग कॉम्बिनेशन पढ़ा करते थे, परम्यूटेशन पढ़ा करते थे, सारी चीजें पढ़ती थी, नहीं भी पढ़ा, हटाओ यार। लिखने का तरीका है संभावित पद को क्या n + L और कैपिटल बीच में लिखेंगे, J नीचे लिखेंगे। n की वैल्यू हमें पता है 1 है, तो 1 प्लस इसे लिख सकते हैं 2d 5/2 या फिर 2d 3/2, क्योंकि J के मान हम लोगों ने 2 निकाले हैं, जोड़ने और घटाने पे एक 5/2 आया है, एक 3/2 आया, दोनों हमने यहाँ पे मेरे भाई मान रख दिए। ये आप लोगों ने अब इसमें देखो कम वाला मान किसके लिए 2 के लिए, तो ये लोअर स्टेट कहलाएगी, वो हायर स्टेट कहलाएगी मेरे भाई, ठीक है। और इस तरीके से सिमिलरली D2 D3 D4 सभी के लिए मान निकल के आ जाएगा। तो LS कपलिंग क्या होती है, एक होता है ऑर्बिटल मोशन, एक होता है स्पिन मोशन, एक से होगा ऑर्बिटल मूवमेंट, एक से होगा स्पिन मूवमेंट। L और S दोनों को मिला देंगे तो कहलाएगा टोटल मूवमेंट मेरे भाई, ठीक है। J = L + S। इस तरीके से LS कपलिंग काम करती है। D1 के लिए हमने निकाल के दिखा दिया, D1 मतलब पहला इलेक्ट्रॉन है तो n का मान 1 रख दिया, S का मान n/2 यानी 1/2 आ गया। मल्टीप्लिसिटी L निकालें, मल्टीप्लिसिटी निकाल ली हमने, 2L + 1 हो गई। L का मान पहले से 2 चल रहा है सर, ठीक, क्योंकि हमने आपको बताया SPDF 0 1 2 D के लिए भैया L का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 बराबर आ गया मेरे भाई कितना। अब एक और भी तरीका समझो, यहां देखो, जैसे हम लोग पहले ऑर्बिटल की बात करें, बिल्कुल सरल तरीका बताते सुनो। ये डब्बा है मेरे भाई, देखो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन, इसमें D का मतलब किसके 1 है, तो ऐसे याद रख सकते हो। यहाँ पहला इलेक्ट्रॉन है, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए बताओ क्या करोगे, बताओ यहाँ लिखेंगे, बताओ इसके ऐसे लिखो SPDF, मान कितना होता है 0 1 2 3, तो D का मान कितना है मेरे भाई 2 मान है, पहली बात। दूसरी बात ये क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज के लिए मान कितना होता है 1/2 होता है भाई, अगर क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन है तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो। फिलहाल तो हम लोगों ने मल्टीप्लिसिटी निकाल दी और उसके बाद एक बार जोड़ दिया, एक बार घटा दिया, 5/2 3/2 आ गया, और लिखने का एक तरीका होता है उसे हम लोगों ने लिख दिया, और इस तरीके से हम लोगों ने लोअर स्टेट को निकाल लिया मेरे भाई, ठीक है।